तो तैयार हो जाए बिल्कुल एसएसबी हेड कांस्टेबल के जितने भी एस्पिरेंट हैं। मुझे लगता है कि पहला और सबसे जबरदस्त मौका मिला है जितने भी बच्चे कहीं ना कहीं मिनिस्ट्रियल सेक्शन में एसएसबी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है बेटा। बस जरूरत है एक सटीक और स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन के लिए। और मैं कहना चाहता हूं बड़े गर्व के साथ कि देश में सबसे पहले और पहली बार मेजर कलसी क्लासेस लेके आ रहा है आपके लिए एक बेहतरीन मॉडल पेपर, जहां वाकई में आप अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर वो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस क्या हैं आपके, वो रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके क्या हैं, वो इंग्लिश के क्वेश्चंस क्या हैं आपके, और वो जीके के क्वेश्चन क्या है। स्टैंडर्ड को समझेंगे, लेवल को समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किस तरह के जज्बे और तैयारी की जरूरत है। और उस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मेजर कलसी क्लासेस ने शुरुआत कर दिया है जबरदस्त ऑफलाइन प्रोग्राम का, केवल एक उद्देश्य से, इस देश में सबसे पहली बार कि जो बच्चा इस बार सपना देखा है कहीं ना कहीं एसएसबी हेड कांस्टेबल में मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में जाने के लिए, वो मौका बिल्कुल गंवाएगा नहीं, उस मौके को जरूर जीतेगा। उसके लिए जबरदस्त ऑफलाइन क्लास, जहां आपको जबरदस्त क्लासरूम प्रोग्राम मिल रही हैं, बेहतरीन एसएसबी हेड कांस्टेबल की प्रिपरेशन के लिए किताब आपको मिल रही है जो जबरदस्त आपको बिल्कुल अप टू द मार्क प्रिपरेशन देगी, जो कि एमकेसी पब्लिकेशन से आपके घर तक पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बिल्कुल समय गंवाने का नहीं बेटा, इस समय तन मन धन से लग जाने का है। ऑनलाइन पे भी है और जबरदस्त ऑफलाइन पे भी है, तो इंतजार किस बात का, फटाफट मॉडल पेपर को एनालाइज करिए और एमकेसी परिवार का हिस्सा बनकर के अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का मेजर कलसी क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बेटा बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय मौर्य आपके लिए लेके आया हूं अर्थमेटिक का मॉडल पेपर, जिसका प्रत्येक कॉन्सेप्ट, प्रत्येक एग्जाम्पल, प्रत्येक मेथड बेटा आपके एग्जाम में 100% हेल्पफुल होगा। चलिए समय न लेते हुए हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, यानी मॉडल पेपर की तरफ ले चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन लिखा है बेटा, आपके सामने एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है। क्या लिखा है बेटा कि यदि प्रथम 400 संख्याओं को लिखा जाए और उनमें से 2 से विभाज्य संख्याओं को हटा दिया जाए, उसके बाद 5 से विभाज्य संख्याओं को हटा दिया जाए, तो कितनी संख्याएं बचेंगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो पहले देखो बेटा, 400 से संख्याओं को लिखना है, लेकिन उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो 400 तक की संख्याएं लिखी जाएंगी वो 1 to कहाँ तक लिखी जाएंगी बेटा, 1 to 400 लिखी जाएंगी। और 1 to 400 लिखने का मतलब क्या हुआ, ये है, आपको जानते हैं इसे 2 से डिवाइड करना है। तो 400 वाली संख्या को बेटा जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 मिलेगा। फिर इसी 400 की संख्या को बेटा आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 जा बेटा यानी 80 आ जाएगा। लेकिन ये भी माइंड करो बेटा, किसी में ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 और 5 दोनों से कट रही होंगी, जैसे आपका 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ। इस टाइप से अगर आप बात करते हैं तो कुल कितनी संख्याएं होंगी जो 2 और 5 दोनों से कटेंगी, तो ये कितनी हो जाएंगी बेटा, 40 हो जाएंगी। अब आपके पास ये मिलेगा कि कुल कितनी संख्याएं हो गई जो 2 और 5 से कट रही हैं। तो 2 और 5 से कटने वाली संख्याओं की बात करें बेटा तो ये 200 हो गया, ये 80 हुआ, और ये माइनस करेंगे 40। क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि ये दोनों में काउंट की जा रही हैं, है ना बेटा। फिर देखिए क्या हुआ, ये 280 माइनस बेटा 40 किया तो आपने 240 मिल गया। अब आप देखिए 240 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 5 से बेटा डिविजिबल हैं, विभाज्य हैं, लेकिन टोटल बेटा आपसे पूछा गया है कि कितनी संख्याएं बचेंगी, यानी जो नहीं कटेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल संख्या थी बेटा 400, इसमें से आपने 240 को माइनस किया, ये 061 हो गया, यानी 160 आ गया बेटा। इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर डी हो गया। चलिए बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, जरा इस बात को देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन जो है आपका बेटा रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखिए बेटा, जब किसी संख्या को 783 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 48 था। अब आपसे पूछा गया कि अगर उसी संख्या को बेटा 29 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसके लिए बेटा सीधा सा कॉन्सेप्ट आप माइंड करेंगे। क्या माइंड करेंगे कि जब बेटा शेष 48 था, इसी शेष को बेटा यानी इसी रिमाइंडर को इस 29 से जब आप डिवाइड कर देते हैं तो एक्चुअल रिमाइंडर आपको फिर से मिल जाएगा जब उस संख्या को आप 29 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आता है। इसका मतलब बेटा
48 को सीधे सीधे आप 29 से आप डिवाइड करेंगे, 29 वन जा बेटा 29 हुआ, माइनस किया आपको क्या मिला बेटा 18 में से बेटा आपको क्या मिलेगा, 18 में से बेटा आपका क्या मिला, ये 9 हो गया, और यहाँ से बेटा 3 में से 2 आपका 1 आ गया, यानी कितना बचेगा बेटा, एक्चुअल रिमाइंडर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कितना, 19 मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा क्या है, यहाँ देखिए बेटा इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई, क्या किया गया बेटा, इसकी वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पर अगर बात करते हैं बेटा, देखो ये क्या है, ये जो लिखा बेटा 343 का क्यूब रूट है। 343 क्यूब रूट कितने का होता है बेटा, इसका क्यूब रूट अगर आप निकालेंगे 343 का जब क्यूब रूट आप निकालते हैं बेटा, तो ये क्या मिल जाता है आपको, 7 मिल जाता है। क्या मिलता है बेटा, 7 मिलता है। और इस 7 में बेटा देखिए क्या है, 1 + 7 आ गया, ये इसका क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 8 आ गया। इसका आंसर बेटा आपको 2 मिलेगा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि a की वैल्यू √9 है, b की वैल्यू बेटा 16 है, तो आपसे a² × b + b² की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ से बेटा अगर a² कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास है क्या, a² b + b²। यहाँ से बेटा देखो a² की वैल्यू आपने रखा 9 और b की वैल्यू बेटा 16, और ये क्या हो गया 16²। इन दोनों में बेटा अगर आप 16 कॉमन कर लेते हैं 9, ये बेटा आपने क्या किया, इन दोनों में अगर आप 16 कॉमन कर लेते हैं तो 16 कॉमन हो गया, ये 9 + बेटा 16 हो गया। ऐसा करने से बेटा आप कैलकुलेशन से आसानी से बच जाते हैं। ये 25, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 4, इसका कितना होता है 5, 5 चौक कितना हो गया 20, ये बेटा प्लस माइनस जो आएगा यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है। आपसे क्या पूछा है, प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब जानते हैं बेटा, रिवर्स, रेसिप्रोकल जिसको कहते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, 2 का अगर रेसिप्रोकल निकालते हैं बेटा, 2 का प्रतिलोम अगर आप निकालते हो तो इसको बेटा 1/2 लिखते हो, तो सीधी सी बात है 3/5 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा बेटा, 5/3 हो जाएगा। 7/3 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा बेटा, ये 3/7 हो जाएगा। और इन्हीं दोनों का सम आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, इन्हीं दोनों का योग पूछा गया बेटा। अगर इसका एलसीएम लोगे बेटा 21 लिखोगे, क्या हो जाएगा, ये 21 हो गया, 7 × 5 = 35 हो गया बेटा, 30 × 3 = 9 आपने लिखा, ये कितना हो गया बेटा 9 × 5 = 14, यानी 44/21, यानी बेटा सीधा सीधा ऑप्शन ए इज राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, ये भी फ्रैक्शन से रिलेटेड है। पहला स्टेप जब आपको इसको सॉल्व करना बेटा, आपको x का मान बताना है। क्या बताना है, x का मान। पहले शुरुआत आप कहाँ से करेंगे बेटा, यहाँ से करेंगे। अब 3 + 1/4, 3 + 1/4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 = 12 + 1 = 13, ये हो गया बेटा 13/4। अगर 13/4 हो गया तो अगले स्टेप की जब आप बात करोगे बेटा, तो ये 4 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, यानी 1 + 4/13 हो गया। 13 + 1 + 4 यानी बेटा क्या हो गया 17/, आपको क्या मिल जाएगा 13। ये आपका बेटा 17/13 यहाँ पर मिल गया, यानी क्या मिला आपको 2 = x प्लस आपको मिल गया क्या बेटा 17/13 मिल गया। अब इसको बेटा आप न्यूमरेटर में ले चलते हैं, यानी x + 13/17 हो गया, ये 2 हो गया। x = मिला बेटा 2 माइनस क्या मिला 13/17, इसको माइनस करो बेटा, ये 34 - 13 क्या हो गया 17 हो गया। यहाँ से बेटा क्या करेंगे, यहाँ से 4 - 3 1 हो गया, 3 - 1 बेटा 2 हो गया, 21 क्या आ गया बेटा 17 आ गया। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन बेटा देखो, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप पूछा गया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की अगर बात करते हैं बेटा, ये क्या है, ये बेटा अंडर रूट इंटू अंडर रूट 3 है। एक कॉन्सेप्ट आप समझना बेटा, अंडर रूट ये अगर आपको लिखा होता है तो इसको आप लिखते हैं 1/2। क्या लिखते हैं? 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? और आप जानते हैं बेटा, अगर आपको कहीं पर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी होता तो इसको बेटा आप अंडर रूट ए बी लिखते हैं। इट मीन्स क्या हुआ, ये दोनों वैल्यू जो आपके पास हैं इसको अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो ये अंडर रूट के साथ बेटा अंडर रूट क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6 हो गया। अब आप समझदार हैं, आगे बहुत आसानी से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये 2 बेटा अंडर स्टूड होता है, यहाँ लिखा हो या ना लिखा हो, आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे इसको? 6 पावर 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। क्वेश्चन अगला देखिए, क्या आपके पास 2 संख्याएं हैं बेटा जिसका एलसीएम जो दिया है, क्या बेटा? एलसीएम जो दिया है, एलसीएम जो एलसीएम है बेटा वो उसके एचसीएफ का 14 टाइम है। एचसीएफ का क्या है? 14 टाइम्स। अब आपसे पूछा गया है यदि उनका मास अपर, यानी बेटा एचसीएफ अगर आपके पास दिया है, एचसीएफ कितना दिया है? 40, तो और एक संख्या दी गई है। एक संख्या कितनी है? ये है बेटा 280। तो सेकंड संख्या आपसे पूछी गई है, दूसरी नंबर आपसे पूछा गया बेटा। आप समझिएगा, आप क्या जानते हैं? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है बेटा? 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है इक्वल टू बेटा क्या होता है? दोनों संख्याओं का, यानी बेटा आप यूं कह सकते हो उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। एक संख्या आपके पास 280 है, 280, और दूसरी संख्या को अगर आपने मान लिया बेटा P मान लिया, दूसरी संख्या को अगर आपने P मान लिया तो एचसीएफ 40 है। एलसीएम क्या था? एलसीएम बेटा 14 टाइम ऑफ एचसीएफ था, तो 14 आपने लिखा, इंटू क्या लिख दिया? 40 कर दिया। ये बात क्लियर? तो P का मान जो आएगा बेटा वो 40 इंटू 14 इंटू 40 बाई कितना आ गया? 280 आ गया। ये बात क्लियर हो गया बेटा? 0 0 से कैंसिल हुआ, 4 7 जा 28 हुआ, 7 2 जा 14 हो गया। ये कितना आ गया बेटा? 40 इंटू 2 दैट इज 80। ऑप्शन सी इज राइट हो गया। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था बेटा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बेटा? एक गाड़ी है, एक गाड़ी चालक क्या करता है बेटा? ए से बी, यानी ए और बी 2 प्लेसेस हैं, ए से बी जाने में उसकी जो स्पीड है बेटा वो है 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वही दूरी यानी बी से ए आने में उसकी चाल हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे एवरेज स्पीड पूछी गई है, यानी क्या पूछी गई बेटा? औसत गति आपसे पूछी गई है। और औसत गति की जब आप बात करते हैं, औसत गति का कॉन्सेप्ट है बेटा, जब दूरी फिक्स होती है, दूरी निश्चित होती है, तो आप लिखते हैं 2 इंटू क्या लिखते हैं बेटा? चालों का गुणनफल। क्या लिखते हैं बेटा? चालों का गुणनफल अपान लिख देते हो बेटा चालों का योग। क्या लिख देते हो बेटा? चालों का योग। इसका मतलब क्या हुआ? चालों का योग लिखते हैं बेटा, इसका मतलब 2 हुआ। चाल उसकी बेटा 20 थी, दूसरी चाल उसकी कितनी थी? 30 थी। अपान बेटा 20 + 30 आपने किया तो क्या मिला? आपको मिल गया ओवरऑल 2 इंटू 20 इंटू 30 अपान बेटा क्या हो गया? 50। ये आपका 0 कैंसिल हुआ, 5 4 जा 20 हो गया, 4 3 जा 12 इंटू 2 24 आ गया बेटा। क्या आ गया? 24 आ गया। अब हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है। आप में ऑप्शन बेटा डी राइट है, 24 किलोमीटर पर आवर हो गया। क्या हो गया बेटा? 24 किलोमीटर पर आवर है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। अगले क्वेश्चन में आपका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, जिसमें एक लिखा है कि एक बैग है बेटा जिसमें 25 पैसे के कॉइन्स हैं, 10 पैसे के कॉइन्स हैं और 5 पैसे के कॉइन्स है बेटा। और इन कॉइन्स की संख्या की बात भी किया है। 25 पैसे का कॉइन है बेटा, 10 पैसे का कॉइन है, फिर
5 पैसे का कॉइन है और जो इनका रेशियो बेटा ये 1:2:3 का है। ठीक है, इसको अगर आप मानते हैं संख्या बेटा तो x हो जाएगा, ये 2x हो गया और क्या हो गया 3x हो गया। अब x कॉइन है बेटा कितने के 25 पैसे सिक्कों को, अगर हम इसको रुपए में कन्वर्ट करते, क्या करते बेटा रुपए में कर लें, एक काम ये कर सकते हैं, अदरवाइज ये सब पैसे में आपके आगे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका 3 2 5 1 6, यानी बेटा ये कुल कितने पैसे हो गए 3x हो जाते हैं। ऐसे भी 6x की वैल्यू आप निकाल के तब भी कर सकते हैं। इक्वल टू 30 को रुपए में बेटा है, रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लेना, 30 × 10 से भी करके तब भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी बात आप करिएगा। बेसिक क्या होता है बेटा, ये 25 पैसे के कॉइन्स, 25 पैसे के जो कॉइन है बेटा वो कितने हैं x कॉइन है। अब x कॉइन को बेटा हम 25 पैसों के रुपए में बदलेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया। और ये 2x कॉइन जो है बेटा 2x को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। और 3x को बेटा हम अगर किससे डिवाइड कर दें 20 से डिवाइड कर दें तो रुपए में हो जाएगा। ये सारे रुपए हो गए, यानी 5 पैसे के जो अगर सिक्कों की बात करें, कुल अगर जोड़ दें सिक्के कुल कितने रुपए बनेंगे बेटा तो x/4 और आपका 10 पैसे 2x/5, ये क्या होगा बेटा 3x/20। सीधे सीधे ऐसे रहने दीजिए। इसका बेटा हम टोटल सम कर लेते हैं। टोटल सम आपका 30 रुपये आना चाहिए, ये कंडीशन है बेटा, क्योंकि कुल सिक्के जब जोड़ दिए गए रुपए में तो 30 होता है। एलसीएम आपने निकाला था बेटा सीधे सीधे 20, 4 5 जाए 5x, ये कितना होगा बेटा 4x। ये बात समझ गए, ये कितना हो गया बेटा 3x आ गया। 3x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 30। आपका क्या हो गया 12x इक्वल टू 30 इंटू बेटा 20, x की वैल्यू क्या हो गई बेटा 30 इंटू 20/12 आ गई। ये बात क्लियर हो गई बेटा। अब आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर लीजिए बेटा। ये क्या हुआ 4 3 जा हो गया, 4 5 जा हो गया बेटा, और 3 10 जा हो गया, यानी कितना है x की वैल्यू आ गई बेटा 50। x की वैल्यू क्या आ गई 50। और आपसे पूछा क्या है बेटा 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है आपकी 3x है। कितनी बेटा 3x, यानी 3 × 50 कर लिया बेटा। 150 सिक्के ऐसे हैं जो 5 पैसे के हैं। ऑप्शन डी आपका राइट होता बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिएगा 3 पार्टनर है बेटा, 3 पार्टनर हैं, वो क्या करते हैं, मान लीजिए बेटा ए बी सी यही तीनों पार्टनर हैं, तीनों एक बिजनेस शुरू करते हैं। उस बिजनेस में क्या है बेटा, ये पहला वाला 2000 लगाता है, दूसरा वाला 2500 लगाता है, तीसरा वाला 1100 रुपये लगाता है। और क्या करता है, और टोटल प्रॉफिट जो होता है बेटा 560 रुपये का हो जाता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो 2500 व्यक्ति लगाता है उसको कितना हिस्सेदारी मिलेगी, किसमें प्रॉफिट में बेटा। ये बात समझ गए। आइए आगे चलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, इसको बेटा आप क्या करेंगे, इनका 2000 लिखेंगे, इनका बेटा आप 2500 लिखोगे, इनका कितना लिखोगे बेटा 1100 लिखोगे। ये 00 आप कैंसिल करेंगे तो इनका जो रेशियो होता है बेटा, यही इनका रेशियो इनके प्रॉफिट को भी डिवाइड करता है इसी रेशियो में। अब आपसे क्या पूछा गया है 25,000 लगाने वाले, 25,000 लगाने वाले का मतलब बी का शेयर, तो बी का जो शेयर होगा प्रॉफिट में बेटा वो क्या होगा 560 रुपये जो टोटल प्रॉफिट है इसका बेटा इसी अनुपात में डिवाइडेशन होगा 25 अपॉन बेटा 20 प्लस 25 प्लस 11 हो जाएगा। आपको क्या मिला बेटा, इन तीनों का सम आप करते हैं 560 इंटू 25 अपॉन बेटा क्या हो 25 20 45 10 55 1 56, यानी बेटा 56 ये 10 हो गया, यानी क्या आ गया 250 रुपये। यानी बेटा जो बी है, यानी जो दूसरा पर्सन है जिसने 2500 रुपये इन्वेस्ट किया था उसको मिलेगा कितना 250 रुपये मिलेगा बेटा। चलिए इस टाइप से आपका अगला क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, देखिए एक व्यक्ति बेटा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछे जाते बेटा, इसको माइंड करना। एक व्यक्ति क्या करता है 195 में रेडियो खरीद लिया, ठीक है बेटा, चलो 195 में खरीद लिया, 45 रुपये उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिया, 45 रुपये उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिया, तो कुल कितना उसने रेडियो पे खर्च किया
5 5 10 हुआ, 9 4 13 1 14 हो गया बेटा। ये क्या हो गया, 240 रुपये उसने टोटल खर्च कर दिए। अब क्वेश्चन आपके पास क्या है कि अगर 50 रुपये का फायदा करना है बेटा तो रेडियो को कितने में बेचना है, तो आप सीधे सीधे भाई एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट लिखते हैं। ये जो ओवरऑल एक्सपेंस आया बेटा, ओवरऑल एक्सपेंस यही इसका सीपी बनता है, यानी 240 प्लस 50 कर लेते हैं, सीधे सीधे 290 बेटा इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने बेटा देखिए क्या है। एक दुकानदार है, दुकानदार क्या करता है बेटा, कोई वस्तु खरीदता है, यानी सीपी जो दुकानदार की है वो ₹250 पर केजी है, ये आपका है। लेकिन जो एसपी लिखा है बेटा, एसपी क्या है, एसपी है बेटा 10 ग्राम, रुपए 10, ठीक है बेटा, 10 कितने का, 50 ग्राम की बात कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, 50 ग्राम की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ ग्राम में है बेटा, यहाँ किलोग्राम है, ग्राम को हम बेटा किलोग्राम में बदल लें, यानी बेटा जरा देखो ये क्या हुआ, ₹10/50 है, ये ग्राम है। ग्राम में अगर बेटा हम इंटू 20 कर दें और यहाँ भी 20 कर दें तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, ये आपका ग्राम ही हो गया। यानी बात करते हैं तो 200 हो गया ऊपर, ये बेटा 1000 ग्राम आ गया, ये रुपए हो गया। और 1000 ग्राम को आप जानते हैं 1 किलोग्राम होता है, यानी ये एसपी जो आ गई बेटा वो भी 200 रुपये पर केजी आ गई। सीधे सीधे बेटा समझना, आपसे पूछा गया जब 250 रुपये में खरीद रहे हो और 200 रुपये में अगर आप बेच रहे हो तो अंतर कितना आया, 50 रुपये का। लेकिन है क्या, ये एसपी से कम है, एसपी से कम होने का मतलब क्या हुआ, 50 रुपये का उसे घाटा हो रहा है, यानी बेटा लॉस हो रहा है। तो कुल कितने % का लॉस आपसे पूछा है बेटा, तो 50 रुपये का उसे लॉस हो रहा है। कितने हो रहा है बेटा, 250 हो रहा है। 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन आप लगाते हो, ये हुआ बेटा 5, ये हुआ आपका 20। इट मीन्स क्या हुआ, 20% आपको क्या मिलेगा बेटा, लॉस मिलेगा। ये है आपको 20% लॉस हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ बेटा, आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी अपने आप में अलग से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या जरा देखिएगा, एक वस्तु है जिसको 15% लाभ पर बेची गई, क्या हुआ, 15% लाभ पर बेची गई है, और आप क्या कर रहे हैं, 360 रुपये में बिकती है, तो 20% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या हुआ जरा देखिएगा बेटा, अगर वो सीपी उसकी 100 होती, क्या होती, 100 होती, तो क्लियर है बेटा 120% के बराबर जो है वही 360 रुपये आपको मिलता। तो 100% अगर हम निकाल लेते तो 360, 1% निकालो बेटा, पहले क्या करेंगे, यहाँ से 1% बराबर जब आप निकालेंगे, 1% बराबर 360/120, ये क्या आ गया, 3 आ गया। और 100% अगर निकाल लोगे तो तुम्हें 300 रुपये मिल जाएगा। ये क्या है, सीपी हो गई। और आपको फ़ायदा कितना चाहिए, फ़ायदा चाहिए बेटा 15% का, यानी अगर हम 115% भी यहाँ से निकाल लें डायरेक्टली, तो 3 × 115 कितना हो जाएगा बेटा, 400 कितना हो गया, 345 हो जाएगा, 345। ऑप्शन बी सही होगा बेटा, यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आप करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 में यदि कोई धनराशि बेटा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना हो रही है बेटा, 2 गुनी हो रही है। कितना हो रही है, 3 वर्ष में आपको दिया 2 गुनी हो रही है। फिर आपसे पूछा गया है 16 गुना कितने वर्षों में होगी। यहाँ बेटा आपसे क्वेश्चन है 16 गुना, तो यहाँ से सीधा से बेटा याद रखना, 16 को आप बेटा 2 के टर्म में फैक्टराइज करेंगे। 16 को जब आप लिखेंगे तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 की पावर 4 लिखते हैं। अब आप क्या करेंगे बेटा, ये जो समय है इसकी घात में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 × 4, यानी 12 वर्षों में वो धनराशि क्या हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, 16 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 9 आदमी या फिर 6 औरत, 9 आदमी या फिर 6 औरत बेटा किसी काम को 8 दिन में करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो 6 आदमी हैं
वो बेटा उनकी वर्किंग जो कैपेसिटी है 9 वोमेन के बराबर है। ये तो समझ गए। फिर क्या कहता है, उसी काम को 8 आदमी और 12 औरत कितने दिनों में करेंगी। 8 आदमी प्लस बेटा 12 औरत की बात कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए 8 आदमी प्लस 12 औरत, यहाँ से अगर आप निकालते बेटा देखो क्या हो गया, 3 2 जा हो गया, यानी 2 औरत बराबर क्या हो गए बेटा, 2 आदमी बराबर 3 औरत आ गए। कितने आ गए, 2 आदमी बराबर 3 औरत। और अगर आप जान कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा काम और कर लीजिए, 1 आदमी बराबर बेटा 3/2 वोमेन हो गई, यानी 1 आदमी जितना काम करेगा, ठीक है, 3/2 औरतें उतना काम करेंगी। अब आप इस बात को समझिए कि बेटा यहाँ से क्या है, 8 आदमी है, तो 8 आदमी है, इसका मतलब 3/2 हो गया। ये क्या हो गया, वोमेन हो गया, और ये 12 वोमेन यहाँ से थी बेटा, ये क्या हुआ 2 चौका 8, यानी 12 औरतें यहाँ से, 12 यहाँ से, कितनी हो गई बेटा, 24 औरत हो गई। अब आपसे क्वेश्चन है कि अगर 9 औरत उस काम को बेटा 8 दिन में करेंगी तो 24 औरत, इसका मतलब कम दिन में करेंगे, क्लियर है। तो 1 औरत कितने दिन में करेगी बेटा, 1 औरत करेगी 9 × 8 दिन में, और 24 औरत करेंगे तो कम समय लगेगा। 8 × 24 बेटा, 3 × 9, यानी ऑप्शन 3 सी आपका राइट है, यानी 3 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। समझ गए बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा कि एक पुलिस वाला है, एक चोर का पीछा कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में अधिकांशतः पूछे गए। एक पुलिस वाला है, एक चोर का पीछा करता है, और जो उससे 200 मीटर दूर है, बस इतना ही आप समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन तो अच्छा है, फिर केवल थोड़ी सी बात याद करना, ये 200 मीटर की डिस्टेंस है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बेटा, ये पुलिस वाला है, ठीक है, और ये क्या है, चोर महोदय है। इनके बीच चाल की भी अंतर है बेटा। यहाँ पुलिस की जो चाल दी गई है, 4 × 24 1 25/6 मीटर प्रति सेकंड दिया गया बेटा, ठीक है। और जो चोर है, चोर की चाल कितनी है, 3 × 9 1 10 10/3 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कितनी देर में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। अब आप सीधा से बेटा देखो, जो आपका ये डिफरेंसेस है चोर और पुलिस के बीच में, इसी दूरी को तय करना है किस चाल से, जो पुलिस की चाल अधिक है। यानी कहने का मतलब है, अगर आपको समय निकालना था, समय बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बेटा दूरी अपान बेटा चाल का अंतर लिख देंगे। चाल का अंतर, किसकी चाल का अंतर, पुलिस और चोर की, ठीक है बेटा। तो आपका 200 हो गया, अपान बेटा क्या हुआ, ये 25/6 माइनस बेटा 100/3 हो गया। ये बात समझ गए। इसको सीधे सीधे अगर करते बेटा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो गया बेटा, इंटू 2 हो गया, ये 20/6 हो गया। 20/6 होने मतलब 25 - 20 क्या आ गया बेटा, ये देखो ये 200 हो गया, और 25 - 20 5 हो गया, यानी 5/6 हो गया बेटा। यानी क्या मिला, 200 × 6 बेटा आपका 5 हो गया, 5 चौक कितनी हो गया, 20 हो गया, ये 40 हो गया, यानी 240 क्या आ गया, ये है बेटा 240 सेकेंड। और 240 सेकेंड को 240 सेकंड को बेटा जब आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 240 को क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे, 4 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो अगला क्वेश्चन बेटा उसकी बात करते हैं। क्या है, किसी पहिए की त्रिज्या दी गई बेटा, ये पहिया है, पहिए की त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या यानी रेडियस बेटा 21 सेंटीमीटर दी गई है, और आपसे पूछा गया है कि 924 मीटर, कितना 924 मीटर की दूरी तय करने में पहिए को कितना राउंड लगाना पड़ेगा बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप देखिए बेटा, ये पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, जिसका जितना इसका बेटा सरकमफेरेंस होगा, यानी जितने इसकी परिधि होगी। तो कुल चक्करों की संख्या अगर आप निकालेंगे, चक्करों की संख्या अगर आप निकालोगे बेटा, तो इसको आप क्या लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस बेटा 924 मीटर है। मीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा किसमें, सेंटीमीटर में। 100 से आप मल्टीप्लाई करते हो। अब आप क्या करते हैं, 2
पाई आर यानी बेटा 22/7 और आर रेडियस कितना है बेटा 21 है। ये बात क्लियर हो गई। ये 7 3 हो गया बेटा, क्या हो गया 7 3 हो गया, यानी एक लाइन और आप बढ़ जाइए 924 इंटू 100 अपान बेटा 2 इंटू 22 इंटू कितना आ गया 3। ये बात समझ गए। अब आप देखिए 22 4 जा बेटा करेंगे क्या हो जाएगा 88 आ गया, 88 फिर क्या हो गया 44, ये 2 जा हो गया बेटा, क्या हुआ 2 जा हो गया, और 2 3 जा 6 6 7 जा 48 42 6 7 जा 42 यानी बेटा क्या आ गया 700 आ गया। ऑप्शन डी आपका सही हो गया, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा देखिए क्या है 30 सेंटीमीटर और क्या बेटा 25 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक कमरे में कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। देखो बेटा जो ये क्या होगा विकर्ण होता है, तो आप जानते हैं घनाभ का जो विकर्ण होता है क्या होता है बेटा घनाभ का विकर्ण। घनाभ का जब विकर्ण आप निकालोगे तो इसका लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट बेटा यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आप लिखते हैं। यानी बेटा क्या हुआ ये 30 का स्क्वायर आ गया, फिर 25 का स्क्वायर आ गया, फिर साथ ही साथ बेटा 18 का स्क्वायर आ गया, और इसको जब स्क्वायर रूट निकाल देंगे बेटा 43 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बेटा। यहाँ पर देखो बेटा ये क्वेश्चन आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ बेटा देखो आपके पास क्या है, आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू -1। इसमें से बेटा x अगर आप कॉमन करते हैं x माइनस 3 इक्वल टू -1, x माइनस 3 इक्वल टू बेटा -1/x, इसको ट्रांसपोज करो बेटा x प्लस 1/x इक्वल टू मिल गया 3। यानी बेटा ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी देखो बेटा ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप से दिया हुआ है, आपको इसका मान पूछ रहा है। इसके लिए आप क्या करते हैं बेटा, जो आपके पास x प्लस 1/4x इक्वल टू बेटा 3/2 दिया है, ये क्लियर बेटा। हम 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3। अब क्यूबिंग बोथ साइड कर देना बेटा, दोनों तरफ क्या करते हैं घन करने पर। जब क्यूबिंग बोथ साइड आपने किया तो देखो क्या मिला 2x प्लस 1/2x, इसका होल क्यूब किया बेटा तो 3 का क्यूब हुआ। इसमें देखो बेटा ये हो गया 8 का x क्यूब, यहाँ पर ये भी हो गया 8 का x क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस आप लिखते हैं 3a इंटू बेटा b लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं बेटा a इंटू बी और ब्रैकेट में लिखते हैं a प्लस b। ये आपको हो गया इक्वल टू बेटा 27 हो गया। ये तो आपका कैंसिल हुआ। 2x प्लस 1/2x वैल्यू आपके पास क्या थी 3 हो गया। तो यानी क्या मिला बेटा, देखो आपके पास हो गया बेटा x 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब इक्वल टू बेटा 27। ये देखो बेटा यहाँ से 3 और ये क्या था ये भी 3 3 जा 9 -9 हुआ। यानी आंसर आपको मिल गया बेटा 18। ऑप्शन ए इज राइट। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा, ये आपका बेटा क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन है, आपसे ए का मान पूछा गया। कब ए का मान निकालना बेटा, जब इस दिए गए एक्सप्रेशन की अगर आप बात करते हैं, ये बेटा क्या है x माइनस 1 से डिविजिबल है, कट जाता है। इसका मतलब x बराबर 1 पर ये क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। यानी बेटा ऐसे समझो px बराबर आपके पास 3x की पावर 5 प्लस 9x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 3a स्क्वायर हो गया। अब बेटा x माइनस 1 से ये कट जाता है, इसका मतलब क्या हुआ x बराबर 1 पर इसका मान क्या आना चाहिए, इस पूरे एक्सप्रेशन का मान 0 आना चाहिए। यानी p1 जब आप निकालेंगे 0 आएगा। यहाँ पर बेटा 1 रखेंगे x के स्थान पर, तो यहाँ पर 1 रखे बेटा तो 3 आया, यहाँ पर रखे तो आपको 9 आया, यहाँ पर रखे बेटा -7, यहाँ पर 1 रखा तो -5। ये आपका 3a प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू आपको 0 मिलेगा। 7 5 12 9 3 12 ये कैंसिल हुआ बेटा। अब इनमें से क्या करेंगे -3 कॉमन अगर करेंगे
-3 ए कॉमन करेंगे तो a -3 इक्वल टू बेटा 0 मिल जाएगा। एक तो a का वैल्यू 0 मिलेगा, दूसरा a इक्वल टू बेटा 3 मिलेगा, यानी 0 3 और 3 0। ऑप्शन ए आपका बेटा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन अगला क्या बेटा, देखिए ये बेटा आइडेंटिटी रिलेशन है, या आप कह सकते हैं सर्च एंड इंडिसेस से रिलेटेड है, रिलेटेड क्वेश्चन बेटा। इसकी बात अगर करते हैं, ए मान लेते हैं, इसको अगर आप बी मान लिए, ये भी आपका ए है, ये भी आपका बी है, इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप आइए, ए की वैल्यू आप रखते हैं 5 की पावर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया बेटा 5 - 3 दैट विल बी 2। क्या हो गया बेटा 2। ऑप्शन बी इज राइट। क्या हो गया बेटा, ऑप्शन बी आपका सही है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या है, कुछ लोग हैं जो 529 रुपये एकत्र करते हैं, यानी कई लोग मिल करके 529 रुपये बेटा क्या है कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर क्या फिर क्या हुआ बेटा, प्रत्येक व्यक्ति ने उतने ही रुपए का योगदान किया है जितनी उनकी संख्या थी। मान लो x लोग थे बेटा और उन्होंने x रुपए का ही योगदान किया, तो यही बेटा 529 आ गया। और x स्क्वायर की बात करते हैं तो ये 529 होगा। x की बात करेंगे तो √529 हो गया। ये बात समझ गए। अब इसमें देखो बेटा 529 की बात आप करते हैं तो 25 30 दिशा में 900 बेटा ये भी नहीं होगा, 441 ये भी नहीं होगा, यानी बेटा इसका आंसर क्या होगी, ये आपका 23 का होल स्क्वायर आ गया। किसका आ गया बेटा, 23 का होल स्क्वायर आ गया। ये बात समझ गए बेटा। 23 × 23 डाउट है आप देख लीजिए, 9 हो गया बेटा, ये कितना हो गया 6 हो गया, ये आपका 46 हो गया। ठीक क्लियर, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा जो आपके मॉडल पेपर में है वो कैसा क्वेश्चन है जरा देख लीजिएगा। क्या है बेटा, आपको 0 2 3 6 और 7 का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है और सबसे छोटी संख्या देखनी है, उन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा गया बेटा। यहाँ पर देखो बेटा 0 2 3 6 7 में अगर सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है तो स्टार्टिंग क्या से होगी बेटा, 7 से होगी। 7 6 3 2 0 ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, और सबसे छोटी संख्या बतानी है बेटा तो ये आपका कहाँ से शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। 2 हो गया, 0 हो गया बेटा, इसके बाद क्या होगा 3 6 7 हो गया। इसी का अंतर आप बता देंगे तो आपको मिल जाएगा 5 5 9 5 3 मिल जाएगा बेटा। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह से बेटा आपका ये रहा अर्थमेटिक का मॉडल पेपर। जल्द ही हम लोग आपके लिए अगला मॉडल पेपर में लेकर मिलते हैं बेटा। तब तक के लिए जय हिंद। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696333333 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेजर कल्सी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बच्चों आज हम लाए हैं आपके लिए मॉडल पेपर। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चंस के। सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन है और बच्चों आपके एग्जाम में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो चलो बच्चों बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की तो बच्चों ये हमारा कोइन डिकोडिंग का है, और आप सभी को पता है कोइन डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं कोइन डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते ही हैं। बच्चों अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको सर का डिकोड दिया गया है PS PI PR, और कह रहे कि मैन को अगर इसी प्रकार से हम मैन को लिखें तो क्या लिखेंगे। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर यस तो है, आई भी है, आर भी है, यस भी है, आई भी है, आर है, लेकिन इनके पहले क्या लगा दिया जा रहा है, पी को लगा दिया जा रहा है। यस के पहले बच्चों एक लेटर जोड़ रहे हैं पी, वैसे आई के पहले भी पी और आर के पहले भी पी।
इनके पहले क्या जोड़ रहे हैं, एक लेटर जोड़ दे रहे हैं पी को। वैसे सिमिलरली बच्चों अगर हम बात करें मैन की, तो मैन में भी हमें वही काम करना है जैसा कि आपने सर में किया। अगर हम मैन का देखेंगे बच्चों, तो यम के सामने हम सबसे पहले पी लिखेंगे, फिर ए है बच्चों, ए के सामने पी लिखेंगे, यन है और यन के सामने भी पी लिखेंगे। जिस भी ऑप्शन में ऐसा होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों देखो पी एम, पी ए, पी एन, हमारा आंसर क्या हो गया, बी। और प्यारे बच्चों हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं वीडियो, आप सभी लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा कि आपने 25 में से कितना सही किया, और फिर बच्चों आप कमेंट करिएगा कि आपने इतने क्वेश्चन सही सॉल्व किए। बच्चों मॉडल पेपर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आपने अच्छे से मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीजें मेंटेन हो जाती है। बच्चों अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चंस देखो बच्चों इजी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इजी है तो ऐसे मतलब हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। बच्चों आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो जो आपका लेवल है उसी टाइप के क्वेश्चंस को हमने यहाँ रखने की कोशिश किया है। उससे बहुत बढ़ के लेवल हमने कोशिश नहीं कर रखा है, हमने वैसे ही क्वेश्चंस रखा है जैसे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन है, अधोलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों से एक विकल्प का निर्माण नहीं किया जा सकता है, उस विकल्प का चयन करिए। बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है निर्माण किया जा सकता है और एक आता है निर्माण नहीं किया जा सकता है। दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है नहीं किया जा सकता है, तो हमारे पास एक वर्ड है आर्टिकुलेट्स। बच्चों हमें ये देखना है यहाँ पर वो कौन सा चारों में एक ऐसा शब्द है जो इन शब्दों का यूज करके नहीं बना सकते हैं। प्यारे बच्चों देखो ओ कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप बी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर कोट्स है, COURTS है, जो कि बच्चों ओ यहाँ पर कहीं है ही नहीं, तो ओ का तो यूज कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए बच्चों हमारा आंसर कोट्स हो जाएगा। और ध्यान देना बच्चों, जब ऐसे क्वेश्चंस को आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो वो लेटर कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाता है जो उनमें नहीं होता है, लेकिन ये तभी हो पाता है जब आप इनका अभ्यास घर पे पहले से ही अच्छे से किए रहते हैं। तो बच्चों अगर आप पहला वर्ड देखेंगे आर्टिकुलस, तो देखो RT और C है, L भी है, E भी है, S भी है, ये सारे शब्द यहाँ पर हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, तो इस शब्द का निर्माण किया जा सकता है। वैसे बच्चों इसको भी देखोगे तो ARTIC और L और E, ARTICLE सारे वर्ड्स यहाँ पर हैं, LATE और बच्चों R भी है, R भी है। तो ये तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं बनाए जा सकते थे। बी ऑप्शन कोर्स एक ऐसा ऑप्शन था जो नहीं बनाया जा सकता था, और जो नहीं बनाया जा सकता वही हमारा आंसर है। बच्चों अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनके भी क्वेश्चंस लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ब्लड के क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, लेकिन विश्वास मानिए बच्चों इनके क्वेश्चंस को भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए अच्छे से। देखो बच्चों कैसे करेंगे इस सवाल को। यहाँ कह रहा है रूप ओमवीर का भाई है, ठीक है बच्चों, रूप जो है ओमवीर का भाई है, तो हमने रूप को ओमवीर का भाई बना दिया। रूप और ओमवीर क्या हो गए बच्चों, ओमवीर क्या हो गए, रूप और ओमवीर भाई हो गए। तो रूप जो है बच्चों ओमवीर का भाई है। आगे कह रहा है मीना रूप की बहन है। प्यारे बच्चों अगर मीना रूप की बहन है तो मीना जो है ओमवीर की भी बहन है, यानी कहने का मतलब रूप ओमवीर और मीना ये तीनों भाई बहन हो गए। अब देखो आगे कह रहा है राम हेमू का भाई है, जो कि राम और हेमू तो यहाँ तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, आप अलग से बनाइए इनको। राम जो है बच्चों हेमू का भाई है, ठीक है भाई, राम जो है हेमू का भाई हो गया। आगे हमसे कहा जा रहा है हेमू जो है ओमवीर की पुत्री है। प्यारे बच्चों हेमू जो है ओमवीर की पुत्री है। क्लियर है, चलो ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो बच्चों अभी हमने क्वेश्चन में कुछ किया नहीं, बेसिकली हमें जो बोला जा रहा है बस वही चीज़ें हम लिखते जा रहे हैं। इनके क्वेश्चंस को आप ओरल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों रूप जो है ओमवीर का भाई हो गया, मीना रूप की बहन हो गई, राम हेमू का भाई हो गया, हेमू ओमवीर की पुत्री हो गई, ऐसा सवाल में बोला गया। फिर कह रहा है बच्चों श्याम मीना के पिता हैं, ठीक है भाई, श्याम जो है मीना के पिता हैं। प्यारे बच्चों अगर श्याम मीना के पिता हैं तो रूप के भी होंगे और ओमवीर के भी होंगे, क्योंकि तीनों भाई बहन थे, तो तीनों के पिता कौन हो गए, श्याम हो गए।
फिर आगे कह रहा है बच्चों, हेमू का श्याम से क्या रिश्ता है, यानी जो हेमू है वो श्याम का क्या लगेगा। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है, इतना तो सवाल में ही बोला गया था, रिलेशन अब निकालना है। इन तीनों के पिता थे श्याम। बच्चों पता है हेमू के पिता हैं ओमवीर, ओमवीर के पिता हैं श्याम। तो पिता के पिता क्या लगते हैं, दादाजी लगते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है हेमू का श्याम से क्या रिश्ता है बच्चों, तो इनके बेटे की बेटी है, यानी पुत्र की पुत्री जो होती है बच्चों पोती होती है या नातिन होता है। तो हमें यहाँ ऑप्शन में दिया है पोती, यानी यहाँ पर जो रिश्ता था बच्चों दादा और नातिन का था, यानी पोती का था। लेकिन हमसे सेंस में पूछा गया है हेमू का श्याम से क्या रिश्ता है, तो हेमू श्याम की पोती है। तो प्यारे बच्चों आई होप कि क्वेश्चंस आपने अच्छे से क्लियर किया होगा, और ऐसे ही अगर आप बच्चों 1 बाय 1 क्वेश्चंस क्लियर करेंगे अच्छे से तो सारी चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। नंबर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इनके क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं और कभी कभी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं कि वहां पर बहुत वक्त लगता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इनके क्वेश्चंस को आप फास्ट करें तो इनका खूब अच्छे से अभ्यास करिए। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आप इसमें परफेक्ट कर पाएंगे। देखो बच्चों 4 से 6 हुआ तो 2 प्लस हुआ, और यहाँ पर बच्चों 6 से 9 हुआ तो 3 प्लस हुआ, वहीं पर बच्चों 9 से 14 हुआ तो 5 प्लस हुआ, और फिर बच्चों 14 से 21 हुआ तो 7 प्लस हुआ, 21 से 32 हुआ तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 11 प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ, 11 प्लस हुआ। तो देखो बच्चों पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर हमारा बच्चों 11 बढ़ गया। तो एक बात कंफर्म हो गई कि ये जो सीरीज है अभाज्य संख्याओं की है बच्चों, क्योंकि 9 भी नहीं बढ़ा और यहाँ 1 से भी नहीं स्टार्ट हुआ। तो प्यारे बच्चों पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है, 9 तो बच्चों हमारा भाज्य हो गया, तो 9 सीरीज में आई नहीं, इसलिए बच्चों 11 आ गया। और 11 के बाद बच्चों जो हमारी भाज्य संख्या होती है वो 13 होती है, यानी हम क्या करेंगे 32 में 13 प्लस कर देंगे, और बच्चों हम सभी को पता है 32 में 13 प्लस करेंगे तो 45 आ जाएगा, यानी बच्चों हमारा ए ऑप्शन सही है। आई होप कि बच्चों आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलते हैं बच्चों 5वें नंबर सवाल पे। यहाँ पर 5वां सवाल है 6 Girls are standing in a circle facing towards its center. Bindu is left side of VZ. Rekha is between Bindu and Mumtaz. Jess is between VZ and Nirmala. Who is left side of Mumtaz? बच्चों जब भी हमारे क्वेश्चन सिटिंग के आते हैं तो बहुत सारे बच्चे को ये नहीं क्लियर होता है कि सवाल को कैसे स्टार्ट करें, कैसे लगाएं। तो प्यारे बच्चों आप सर्कल कभी मत बनाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमें बोला गया 6 लड़कियां एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं, तो हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना है कि इनके प्लेस जो है कंफर्म हो जाएं। अब एक सर्कल भी बन गया और इनके प्लेस भी कंफर्म हो गए। इनके अलावा हमको और कहीं नहीं बैठाना है, जो प्लेसेस हैं इन्हीं पे बैठाएंगे। लेकिन बच्चों ध्यान देना, यदि इनका मुख जो है सेंटर की तरफ है यानी केंद्र की तरफ है, तो ये जो साइड होगा आपका लेफ्ट साइड होगा यानी बायां साइड होगा, और बच्चों ये जो साइड होगा आपका राइट साइड होगा यानी बच्चों दायां साइड होगा। इस बात को आप लोग ध्यान देना। तो बच्चों ये हमारा बायां और दायां हो गया। अब हम सवाल पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ कह रहा है बिंदु वीजी के बाईं ओर है। आप बिंदु को कहीं भी बैठा दीजिए। बिंदु जो होगा, बिंदु को मैंने बैठा दिया। अब बिंदु को बच्चों हमें वीजी के बाईं ओर करना है, तो वीजी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। बिंदु क्या हो गई, वीजी के बाईं ओर हो गई। रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, ठीक है। बिंदु तो ऑलरेडी पहले से ही बैठी है, रेखा को यहाँ बैठा दिया, तो बच्चों रेखा कहाँ हो गई, बिंदु और मुमताज के बीच में हो गई, क्योंकि मैंने मुमताज को इस प्लेस पे बैठा दिया। तो बच्चों रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में हो गई। जिस्सा बीजी और निर्मला के बीच में है। प्यारे बच्चों बीजी तो पहले ही बैठी है, निर्मला को यहाँ बैठा दीजिए और जिस्सा को इनके बीच में बैठा दीजिए। तो जिस्सा कहाँ हो गई, बीजी और निर्मला के बीच में हो गई। क्वेश्चन था बच्चों मुमताज के बाईं ओर कौन है, मुमताज के बाईं ओर कौन बैठा है, निर्मला बैठी है, और हम लोग का आंसर बी ऑप्शन हो गया, जो कि बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। प्यारे बच्चों जब ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत कम टाइम में और अच्छे से कर पाएंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन है, विराट का जो संबंध वामन से है, प्रतिभा का वही संबंध किससे है। तो बच्चों ये एक दूसरे के विलोम है। विराट का मतलब बड़ा होता है, विशाल होता है, वामन का मतलब छोटा यानी बौना होता है बच्चों। सिमिलरली बच्चों अगर वहीं प्रतिभा की बात करें तो टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड है, हम लोग कहते हैं प्रतिभा है। तो बच्चों प्रतिभा का जो
विलोम होगा वो बच्चों मूर्ख होगा, क्योंकि बुद्धिमान, बालक, सूक्ष्म ये सारी चीजें नहीं होंगी। प्रतिभा, टैलेंट, मूर्ख बच्चों, यानी इसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा मूर्ख, और हम लोग का डी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे विराट का वामन है वैसे प्रतिभा का मूर्ख हो जाएगा। तो बच्चों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्लासिफिकेशन का है। यहाँ पर हमें 4 दिए गए हैं, 4 में से कहीं ना कहीं 3 सिमिलर हैं। एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इन तीनों से अलग होगा, जो तीनों से अलग होगा वही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, निर्देश है, सलाह है, सुझाव है, परामर्श है। बच्चों आप सभी को पता है, आप किसी को सलाह देते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी सलाह को एक्सेप्ट करे या ना करे, वो आपके सुझाव को माने या ना माने। तो सलाह हो गया, सुझाव हो गया, परामर्श हो गया। बच्चों ये आप किसी को देते हैं, सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं या परामर्श देते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी बातों को माने या ना माने। लेकिन बच्चों निर्देश का मतलब होता है कि उसको मानना ही पड़ेगा। आपने निर्देश दे दिया कि ये काम करना है तो करना है, या कोई भी चीज़ आप सॉल्व करते हैं उसका इंस्ट्रक्शन दिया रहता है तो उसको आपको फॉलो करना ही पड़ता है। तो बच्चों निर्देश क्या हो गया, इन तीनों से अलग हो गया और वही हमारा आंसर हो गया। बच्चों आगे बढ़ेंगे, मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, एग्जाम में आता है बच्चों। लेकिन एक बात बोलेंगे, इस चैप्टर के लिए अभ्यास कर लीजिएगा, जितना अभ्यास करोगे उतना अच्छा कर पाओगे बच्चों, नहीं तो एग्जाम में समय लग जाता है। बच्चों 13 + 16 करेंगे तो यहाँ पर 29 आ जाएगा, 2 माइनस करेंगे 27 हो जाएगा। वैसे बच्चों वीडियो को रोक के एक बार आप लोग भी सॉल्व कर लिया करो, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखा करो। बच्चों जोड़ोगे 39 हो जाएगा, 2 माइनस करोगे 37 हो जाएगा। प्यारे बच्चों 45 है, यहाँ पर ऐसा क्या रख दें कि 93 आ जाए और 2 माइनस करने के बाद 91 आ जाए, क्योंकि बच्चों 91 आएगा कब, जब आप 93 2 माइनस करेंगे। अब बच्चों यहाँ अगर 93 लाना है तो 45 में ऐसा क्या ऐड कर दें कि 93 हो जाए। प्यारे बच्चों 48 ऐड कर दें, 8 × 5 = 13 हो गया, 4 × 4 = 8 = 9 हो गया। तो प्यारे बच्चों हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 48, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। बच्चों आप सभी को पता है अर्थ मैथमेटिकल रीजनिंग है। यहाँ पर 2 - 8 × 2 + 6 / 7 हमें गिवन है। इनके सैम्बल को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर बोला बच्चों प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, तो जहाँ प्लस है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। बच्चों जहाँ पर माइनस है यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस के लिए प्लस है बच्चों, तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई है तो बच्चों लिखा है गुणा के लिए भाग करना है, तो यहाँ पर बच्चों हम भाग कर देंगे। और भाग के लिए क्या दिया है, भाग के लिए बच्चों हमें माइनस दिया है, तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। बच्चों हम सभी को पता है अब हमें बोर्ड मास का रूल लगाना पड़ेगा। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग बच्चों सबसे पहले हमें डिवीजन यानी भाग देना पड़ता है। 2 × 4 = 8 हो गया, 2 + 4 गुणा में 6 माइनस में 7 बच्चों, तो यहाँ हो गया 2 + 4 × 24 -7, 24 और 2 जोड़ेंगे बच्चों 26 में से 7 माइनस करेंगे 19 आ जाएगा, यानी हम लोग का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे बच्चों बोर्ड मास के रूल लगा के उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था, चिन्ह को बदलने के बाद। 10वां क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का बेसिक मैथमेटिकल नॉलेज से। इस क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है एक खंबे पर एक बंदर एक कोशिश में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। बच्चों एक ही कोशिश में वो 5 मीटर तो गया लेकिन 2 मीटर नीचे चला गया। बच्चों 5 मीटर ऊपर जंप किया इस पिलर पे, लेकिन वो 5 मीटर गया हो, लेकिन बच्चों 2 मीटर नीचे आ गया। तो बच्चों चढ़ा कितना हो, 3 मीटर, यानी एक कोशिश में बच्चों 3 मीटर चढ़ रहा है बंदर। हमें 41 मीटर चढ़ना है, कोशिश कितना करना पड़ेगा यही बताना है। तो प्यारे बच्चों ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा कि उस नंबर के पास पहुंच जाओ जिसमें 5 जोड़ने पर 41 आ जाए, क्योंकि बच्चों लास्ट टाइम वो जब 5 चढ़ेगा तो अपने जो टारगेट पॉइंट होगा उसको पहुंच जाएगा वहां पर, उसके बाद वो नीचे भी गिर जाएगा, उसका कोई मैटर नहीं करता है, उसका जो मेन लक्ष्य था वो वहां तक पहुंचना चाहिए। अब बच्चों अगर हम यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, तो यहाँ बच्चों हम कह सकते हैं कि वो जो बंदर है 12 कोशिश में 12 × 36 मीटर चढ़ जाएगा।
बच्चों अगर वो 5 मीटर और चढ़ जाए तो 41 हो जाएगा। और हम सभी को पता है अगली कोशिश में जब वो 5 मीटर और जाएगा तो अपना मेन पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अब वो नीचे भी गिर जाएगा तो कोई मैटर नहीं करता है, उसको 41 मीटर चढ़ना था और वो 13 कोशिश में बच्चों 41 मीटर का जो टारगेट पॉइंट था उस पॉइंट को टच कर पाएगा, चढ़ पाएगा उस पिलर पे 41 मीटर के। तो बच्चों 13 कोशिश, यानी हमारा आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन हो गया। बच्चों अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि हम लोग का डायरेक्शन से है। एक क्वेश्चन है बच्चों, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। प्यारे बच्चों सबसे पहले नॉर्थ में गया 2 किलोमीटर, उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है। तो बच्चों जो हम लोग का राइट होता है वही इसका राइट होता है और सदैव घड़ी की सुई की दिशा जो होती है वो दायां होती है। तो बच्चों राइट मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, ठीक है हमने राइट में मोड़ दिया और 3 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है। प्यारे बच्चों आपको पता है घड़ी की सुई इधर आएगी तो ये आपका राइट हो जाएगा और ऊपर की तरफ इसका लेफ्ट हो जाएगा। बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। बच्चों कह रहा है कि अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है। बच्चों अभी वो उत्तर दिशा में ही जा रहा है और आपको यही बताना है कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो प्यारे बच्चों हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसका आंसर उत्तर हो गया। बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 12 नंबर पे। तो एक क्वेश्चन हम लोग का बच्चों साइकोलॉजी से है। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ कह रहा है बच्चों सभी हाथी पुरुष हैं, यानी बच्चों ऑल एलिफेंट्स जो हैं वो क्या है, मैन है। तो बच्चों यहाँ पर जितने भी हाथी हैं ये सब के सब क्या हैं, सारे हाथी पुरुष हैं। ठीक है भाई, जैसा कहा हमने बना दिया। फिर कह रहा है सभी पुरुष जुराबे हैं, जितने भी पुरुष हैं बच्चों ये सब के सब क्या हैं, सारे पुरुष जुराबे हैं। अब हमारा बच्चों कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। निष्कर्ष है कुछ जुराबे हाथी हैं। बच्चों कुछ जुराबे हाथी हैं, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बच्चों आप समझो ना सभी हाथी पुरुष हैं, जितने भी हाथी हैं सबके सब पुरुष हैं। तो और सभी पुरुष जुराबे हैं तो बच्चों ए भी जुराबे हो गए और ए भी जुराबे हो गए। तो अब इस हाथी के अंदर जितने जुराबे आएंगे वो सारे क्या होंगे, हाथी भी होंगे और जुराबे भी होंगे। इसलिए बच्चों कुछ जुराबे हाथी हैं और सभी हाथी जुराबे हैं। बच्चों ये तो वैसे ही सही है, जब सभी हाथी पुरुष हैं और पुरुष जुराबे हैं तो सबके सब क्या हो गए, सबके सब जुराबे हो गए। तो सभी हाथी भी बच्चों जुराबे होगा और इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, यानी दोनों निष्कर्ष ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। बच्चों चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन पे जो कि डाइस का है। यहाँ पर बच्चों जब भी डाइस का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ता है कि जो डाइस हमें गिवन है स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो बच्चों आप सभी को पता है अगर इनके जो अपर सरफेस हैं जो हमें दिख रहे हैं, अगर इनका सम किन्हीं भी दो फेस का 7 होता है तो जनरल होता है, और यदि ऐसा नहीं है तो मानक है। बच्चों देखो यहाँ पर किसी को भी जोड़ने पे साथ नहीं हो रहा है तो ये हमारा मानक पासा है, और मानक पासा में किसी का भी आप अपोजिट निकाल सकते हैं। मानक पासा में बच्चों विपरीत फलकों का योग 7 होता है। 3 है तो इसके अपोजिट में 4 होगा, 2 है तो 5 होगा, 1 है तो 6 होगा। बच्चों 3 का विपरीत सतह कौन सा होगा, 3 ऊपर है तो नीचे कौन सा आएगा, सिंपल सी बात है बच्चों 3 को ऊपर करोगे तो 4 नीचे आएगा, क्योंकि 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। तो बच्चों हम लोग का बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। प्यारे बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर सवाल है। अभिषेक का जन्मदिन माह के तीसरे शनिवार को हुआ, ठीक है, उसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, यानी बच्चों जो 3 तारीख थी, 3 तारीख को सोमवार था। यदि बच्चों 3 तारीख को सोमवार था तो आप ही बताइए 2 तारीख को क्या रहा होगा, रविवार रहा होगा। और बच्चों अगर 2 तारीख को रविवार रहा होगा तो 1 तारीख को क्या रहा होगा, शनिवार रहा होगा। 1 को शनिवार हुआ, 2 को रविवार हुआ तो 3 को सोमवार हो गया। अब बच्चों अगर 1 को शनिवार है तो आपको पता है हर 7वें दिन वही दिन आता है जो आज का दिन है।
1 में 7 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 को भी शनिवार होगा। 8 में 7 जोड़ेंगे 15 होगा, 15 को भी शनिवार होगा। तो बच्चों डायरेक्टली हम 14 प्लस कर देंगे, 15 आ जाएगा और यही बच्चों माह का तीसरा शनिवार होगा, क्योंकि दूसरा शनिवार बच्चों 8 को होगा, तीसरा शनिवार बच्चों 15 को और पहला शनिवार 1 तारीख को ही था। तो प्यारे बच्चों हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी 15 तारीख को तीसरा शनिवार होगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन आपका घड़ी से है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनोज घर से रेलवे स्टेशन के लिए सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकल जाता है। यानी बच्चों जो भी उसका निकलने का समय था उस समय से आज मनोज 15 मिनट पहले निकल गया। रेलवे स्टेशन पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, वह 8:40 पे स्टेशन पे पहुंचा। सामान्य दिनों में वह कितने बजे निकलता था? ये हमारा क्वेश्चन है। बच्चों आज जो है मनोज 8:40 पे पहुंचा है और आपको पता है घर से स्टेशन की जो दूरी है वो बच्चों 10 मिनट की है। अगर 10 मिनट की है तो इसका मतलब मनोज जो आज निकला था बच्चों 8:30 पे निकला था। आज 8:30 पे निकला था बच्चों। अगर 8:30 पे निकला था और 15 मिनट पहले निकला था तो इसका मतलब बच्चों पर डे जो है वो 15 मिनट लेट निकलता था। आज 15 मिनट पहले निकला तो 8:30 पे निकला, पर डे 15 मिनट लेट निकलता था। इसका मतलब बच्चों पर डे वो 8:45 पे निकलता था और इस तरीके से हमारा आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 8:45। चलते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर देखना है पुरुष हैं, पिता हैं, इंजीनियर हैं। तो बच्चों जितने भी पिता होते हैं ये सारे पिता क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। जितने भी पिता होंगे ये सभी पुरुष होंगे और बच्चों इसी में से कुछ इंजीनियर भी हो जाएंगे, कुछ इसी में से इंजीनियर भी हो जाएंगे। तो जितने पिता हैं सबके सब पुरुष हैं, कुछ पिता और कुछ पुरुष बच्चों इंजीनियर हैं। सबको तो कह नहीं सकते लेकिन कुछ में हमारा आंसर हो जाएगा और बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर 743 का कोड आपको दिया है मैंगोज आर गुड और बच्चों 657 का कोड दिया है ईट गुड फूड, 934 का दिया है मैंगोज आर राइप। बच्चों आपसे राइप का कोड पूछा है, आप ये बताइए क्या आपको राइप कहीं दिखा? नहीं दिखा, न तो यहाँ दिखा न तो यहाँ दिखा, सिर्फ यहीं पर दिखा। तो बच्चों इसका जो कोड था 934 उसमें वो नंबर पकड़ो जो और कहीं नहीं है। देखो बच्चों 3 4 तो कॉमन हो गया लेकिन बच्चों 9 क्या और कहीं है? नहीं है। जैसे राइप कहीं नहीं है वैसे 9 कहीं नहीं है, तो राइप का कोड बच्चों 9 हो गया और इस तरीके से हम लोग का आंसर डी ऑप्शन हो गया। तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं कि सवाल कितने कम टाइम में हो जाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखें तो यन के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? कहने का मतलब बच्चों जेड से लिखना शुरू करोगे और ऐसे चले जाओगे ए तक, बीच में कहीं यन होगा, इसके दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो बच्चों आप जा रहे हैं ए की तरफ, यन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, 8 माइनस करेंगे बच्चों 6 आएगा और 6 का प्लेस वैल्यू यफ होता है, यानी इसके दाएं 8वें पे बच्चों यफ आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान तरीके से कर सकते हैं बच्चों, जब चीज़ों का हमें सिस्टम पता होता है, तरीका पता होता है तो सारे क्वेश्चंस हमारे लिए इजी हो जाते हैं। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ ये सीरीज है, इसका प्लेस वैल्यू 26 होता है, इसका 24 होता है, इसका 20 होता है, इसका 18। तो एक बात कंफर्म हो गया बच्चों, यहाँ 2 डिक्रीज हो रहा है। तो 24 के बाद बच्चों 22 आएगा यानी V आएगा और 18 के बाद बच्चों 16 आएगा यानी P आएगा। फिर तो बच्चों 14 है, 12 है, 10 है और 10 के बाद बच्चों 8 आएगा और बच्चों फिर 6 है और 4 है, तो इसके बाद बच्चों 2 आएगा। तो बच्चों किसमें ऑप्शन में है? B P H B। बच्चों A ऑप्शन है और हम लोग का आंसर हो गया। ऐसे सीरीज हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं तो इन क्वेश्चनों का आप स्पेशल विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। बच्चों शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना है, वर्ड अरेंजमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनके भी क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं।
बच्चों देखो यहाँ पर आर ए है, यहाँ आर ई है, तो आर ए पहले आएगा ना कि आर ई आएगा। आर ए में बच्चों दोनों को आर ए कट कर दो, टी बी है टी बी को कट कर दो, आई भी है आई भी कट कर दो। इसके बाद बच्चों इसमें यफ है इसमें ओ है, तो पहले बच्चों यफ आएगा फिर ओ आएगा, तो 3 के बाद 1 आएगा, 3 के बाद 1 इसमें भी है और इसमें भी है। बाकी ऑप्शन के बारे में नहीं सोचना है। आर ई बच्चों इसमें भी है, आर ई इसमें भी है, लेकिन इसमें सी है इसमें यस है, तो प्यारे बच्चों पहले 4 आएगा फिर उसके बाद 2 आएगा, तो ए ऑप्शन गलत हो गया, हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। 20 का सी हमारा आंसर हो गया। बच्चों चलते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन पे। एम्बेडेड फिगर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है बच्चों। ए देखना है जो आकृति हमें दिया गया है, हमें ऑप्शंस जो दिए गए हैं किस ऑप्शन में ये आकृति शामिल है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चों सी ऑप्शन में एक कंप्लीट वैसी ही आकृति है जैसा आपका क्वेश्चन फिगर है, वैसे ही ये आकृति आंसर फिगर में है। तो बच्चों बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ए सवाल का आंसर सी ऑप्शन हो गया। बच्चों यहाँ पर हमें काउंट करना है कुल कितने वर्ग हैं, तो इसका तरीका होता है बच्चों इनकी नंबरिंग कर लिया करो 1 2 3 1 2 3, इन्हीं का 1 साइड का स्क्वायर कर दो बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, ऐड करेंगे 9 1 10 4 14। बच्चों इस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है और इसका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, इसका हमें बताना है मिरर इमेज क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना, जब भी आप मिरर इमेज देखना आपका 2 पार्ट होगा, एक लेफ्ट होगा और एक आपका राइट होगा। ये लेफ्ट है बच्चों, ये आपका राइट है। तो इसका जब मिरर होता है बच्चों तो राइट वाला पार्ट आपका इधर लेफ्ट में आ जाता है और लेफ्ट वाला आपका राइट वाला आपका लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट वाला आपके राइट में चला जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ बच्चों देखो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा हमारा फिगर के इस हिस्से में आ जाएगा और इसमें ऐसा ही है, और कभी भी ये पलटेगा नहीं फिगर, ये तो गलत हो जाएगा, पलटेगा नहीं बच्चों, कभी नहीं पलटेगा। तीनों ऑप्शन में फिगर पलट गया है, दर्पण है तो वही फिगर होगा, बस इनका साइड चेंज हो जाएगा। तो बच्चों ए हमारा आंसर होगा। इसमें एरो इधर है, इसमें एरो इधर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हम लोग का आंसर हो जाएगा। और बड़े आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग का पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से है। आपको बता दें बच्चों पेपर कटिंग और फोल्डिंग में जो हमें दिया रहता है वो हमेशा अपने स्थान पे रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। बच्चों ये जो फिगर है इंडिकेट ये कर रहा है कि इस पार्ट को 2 बराबर भागों में फोल्ड करना है, फिर ओपन करेंगे तो इस तरीके से जब ओपन करेंगे तो वही 2 पार्ट वाले फिगर यहाँ भी 2 पार्टों में आ जाएंगे। बच्चों जब इसे आप फोल्ड करोगे तो सिमिलरली आपका ऐसा ही फिगर यहाँ भी बन जाएगा, ऐसा ही फिगर यहाँ भी बन जाएगा। और जिसे हम कंप्लीट ओपन करेंगे तो बच्चों 2 फिगर इधर है तो 2 फिगर हमारे इधर भी ऐसे ही डिजाइन हो जाएंगे जैसे कि यहाँ पर डिजाइन हुए हैं। बच्चों जिस ऑप्शन में ऐसे फिगर सटे हुए हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा। और आप ध्यान देना बच्चों स्क्वायर नहीं बनेगा, जिस साइड टाइप का फिगर यहाँ है उसी टाइप का फिगर बनेगा। और इस तरीके से बच्चों हम लोग का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बच्चों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है फाइंडिंग मिसिंग टर्म से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। बच्चों देखो यहाँ 30 है तो 15 दूनी 30, इनका मल्टीप्लाई करके नंबर यहाँ लिखा जा रहा है। 7 दूनी 14, नंबर यहाँ लिखा गया। 9 सत्ते 63, नंबर यहाँ लिखा गया बच्चों। 15 नवैया 135, तो 135 यहाँ लिखा जाएगा, जो कि हम लोग का आंसर हो जाएगा 135। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से कंप्लीट हम लोगों ने मॉडल पेपर कंप्लीट किया और हमने कोशिश किया बच्चों 25 क्वेश्चंस को हम कम से कम टाइम में कर पाएं, ताकि आप सभी का समय बचे और अपने कम टाइम में आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन बच्चों जब भी आप मॉडल पेपर सॉल्व करो वीडियो को रोक लिया करो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया करो और फिर देखा करो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है बच्चों तो उस क्वेश्चन को तभी देखा करो जब आपसे ना हो रहा हो, और हो रहा है तो आप उसे देख के फिर आगे बढ़ जाइए। और इस तरीके से फिर आप देखिए 25 में आपने कितने में से कितना सही किया। जितना भी सही किया बच्चों आप सभी कमेंट करिएगा। बच्चों हमने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट बनाया ताकि जल्दी से चीज़ें हम कवर कर सकें, एंड आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। बच्चों वीडियोज़ को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाओ। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, ऐसे मॉडल पेपर अगर उनके पास ही पहुंचेंगे तो वो बच्चे भी अच्छा कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आप सभी को जय हिंद बच्चों।
आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, मेजर कल्सी क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल पर आपको मिलते हैं डेली आपके कॉम्पिटिशन्स के मॉडल पेपर। आज का जो मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर है एसएसबी के द्वारा आयोजित होने वाली हेड कांस्टेबल की भर्ती के लिए। इसमें इंग्लिश वाला सेक्शन में आपके सामने लेकर मौजूद हुआ हूं। सबसे पहले 5 क्वेश्चन हमारे सामने कॉम्प्रीहेंशन के हैं, जिनको हम एक एक करके देखते हैं। लेकिन कॉम्प्रीहेंशन के पैसेज को देखने से पहले पैसेज को देखना जरूरी होता है, लिहाजा पैसेज आप देखें वंस से लेकर समटाइम्स तक, वीडियो को पॉज करें और पढ़ें। अब उसके बाद आगे चलें, समटाइम्स के बाद आफ्टर से लेकर फ्लू तक पॉज करें, पढ़ें। और उसके बाद फ्लू के बाद ये लाइन है, स्विफ्टली अवे टू सेफ्टी दस द आंट। अब आंट से लेकर रीपेड स्ट्रीम, यहां तक पढ़ें। जब कहानी आप पढ़ लेंगे पूरी, तो आपको पता चलेगा ये कहानी है एक नदी की। नदी में है एक चींटी, नदी के किनारे है एक पेड़ जिस पर रहता है एक बगुला। एक बार बगुले ने चींटी को डूबने से बचा लिया, उसके बदले में चींटी ने डव को पकड़े जाने से बचा लिया, हंटर को काट के। ये कहानी सारांश में मैंने आपको बताई। देखते हैं सवालों को। द आंट केम टू द स्ट्रीम टू, जो चींटी है वो नदी के पानी में कैसे आई। तो जब आप कहानी पढ़ेंगे तब आपको वहां से ये पता चल चुका है कि वो नदी के पानी में पानी पीने आई थी, नदी से पानी पीने आई थी। पहले का हो गया बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। जो डव है उसने ड्रॉप किया लीफ इनटू द वाटर, उसने पानी में एक पत्ती क्यों गिराई डव ने। ड्रॉन द आंट, आंट को डुबोने के लिए, गलत जवाब। सेव द आंट, सही जवाब। उसने डुबाई चींटी को बचाने के लिए, सेव द आंट करने के लिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, डव वॉज इन अ डेंजर बिकॉज, वो खतरे में क्यों था। डव जो है वो खतरे में क्यों था, वो इसलिए था। देयर वॉज अ बुश नियर बाई, पास में एक झाड़ी थी नहीं। अ हंटर वॉज अबाउट टू शूट इट, इट हैड फॉलन ऑफ द ब्रांच। अ हंटर वांटेड टू केयर फॉर इट, हंटर जो है वो उसको शूट करना चाहता था। बी फॉर बॉम्बे, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम ध्यान दें। द आंट रिपेड द डव, जो आंट है, जो चींटी है, उसने डव का एहसान कैसे उतारा। बाइटिंग द डव, उसी को काट लिया, किसी को काट के उसका एहसान थोड़े ना उतरेगा। ब्रिंग द हंटर, शिकारी को लाकर, ये तो फंसाने की बात हो गई। बाइटिंग द हंटर, सही जवाब। चौथे का हुआ सी फॉर कैलकाटा, बाइटिंग द हंटर। 5वां क्वेश्चन है कि वर्ड एम इन द पैसेज मीन्स, शब्द जो एम आया पैराग्राफ में उसका मतलब क्या हुआ। टू लुक एट समथिंग, टू हैव एन एम्बिशन, टू पॉइंट अ गन एट समथिंग और समवन, टू ट्राई टू रीच समवेयर। एम का मतलब पैसेज में क्या है, इसके लिए हमको पैसेज में शब्द एम को ढूंढना पड़ेगा। और जब हम पैसेज में शब्द एम को ढूंढेंगे, देख लेते हैं पहली लाइन में एम कहीं है नहीं। एम मिल गया, एम यहां है, ये है एम। आप समझ सकते हैं निशाना लगाने की बात हो रही है। तो निशाना लगाने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम आएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 में आने के बाद हमने देखा कि वर्ड एम जो है उस पैसेज में उसका मतलब क्या है, निशाना लगाना, टू पॉइंट। आंसर हमारा हुआ सी, टू पॉइंटिंग अ गन एट समथिंग। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पूरा पैसेज हो गया।
आगे चलिए, वॉइस का सवाल है। पहला क्वेश्चन है वॉइस का, हु विल हेल्प मी, मेरी मदद कौन करेगा। पहला विकल्प बाय होम आई शैल बी हेल्प्ड, सही हो सकता है, लेकिन समस्या इस बात की हो गई आई शैल नहीं, शैल आई का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बाय होम विल आई बी हेल्प्ड, ये भी ठीक हो सकता है अगर शैल वाला विकल्प नहीं हुआ तो। बाय होम वुड आई, विल को वुड में चेंज करेंगे ही नहीं, ये पैसिव वॉइस चेंज करना है। बाय होम आई विल बी हेल्प्ड, गलत जवाब। सही जवाब हमारा बैठेगा बी फॉर बॉम्बे। परफेक्ट और अधिक होता अगर विल की जगह शैल होता। सातवां सवाल देखें, शी इज कॉलिंग मी, वो मुझे बुला रही है। पैसिव वॉइस आपको इसका बनाना है। आई वॉज बीइंग कॉल्ड, गलत है क्योंकि इसमें वॉज लग चुका है। इज हमको एम लगाना है। आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हर, सही जवाब हो सकता है। सी और डी गलत हैं। सही विकल्प हमारे पास हो गया बी फॉर बॉम्बे। नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमको बनाना है। आठवां क्वेश्चन हमारे सामने है। आई सेड टू हिम व्हेन विल यू रिटर्न, मैंने उससे कहा कि आप वापस कब आएंगे। आई आस्क्ड हिम व्हेन ही विल रिटर्न, गलत है क्योंकि इसमें लगा हुआ है विल। हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, लिहाजा विल को वुड में चेंज करना पड़ेगा। दूसरा भी गलत है क्योंकि उसमें लगा हुआ है इफ। डबल डिग्री इंट्रोगेटिव है तो इफ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आई आस्क्ड व्हेन शी वुड रिटर्न, सही हो सकता है, लेकिन डी भी देख लीजिए। आई आस्क्ड टू हिम, अगर यहाँ हिम है तो हिम ही रहेगा आस्क के बाद, इसीलिए सी भी गलत है, डी सही है। हमारा ऑप्शन हो गया डी एज इन दिल्ली। यह हुआ क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड पर आपके सामने मौजूद है। बताएं क्या इसका इनडायरेक्ट बनेगा। वो कहता है द सनराइज इज इन द ईस्ट, कि सूरज पूरब में उगता है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसके टेंस में चेंज नहीं किया जाएगा, लिहाजा वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला पास्ट इंडेफिनिट गलत हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं इस्तेमाल हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हमको चाहिए। सी सही है, लेकिन डी भी देख लेते हैं। दैट द सनराइज इज इन द ईस्ट, अब सी और डी में से कोई एक होगा। ही, सेज और सैड, हमको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन है सेज, तो हमारा भी सेंटेंस होगा सेज वाला। सेज का मतलब सही ऑप्शन हुआ सी फॉर कैलकाटा। डी गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहां लिखा हुआ है सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म। यह हो गया। सिनोनिम के क्वेश्चंस पर आते हैं। पर्यायवाचियों के सवाल हैं, हमें सही पर्यायवाची का चुनाव करना है। पहला शब्द होता है, पहला शब्द है एनिगमा, जिसका की मतलब होता है डिफिकल्ट, मुश्किल, जटिल। एट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, कोई मतलब ही नहीं। फ्लेयर अप मतलब हिंसा, अचानक से फैलने वाली हिंसा, यह भी एक सही जवाब नहीं होगा। रिडल माने होता है पहेली, यही है राइट चॉइस, क्योंकि रिडल माने पहेली और एनिग्मा माने डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगला है रेक्टिफाई, जिसका की मतलब होता है सही करना, करेक्ट करना। इस हिसाब से आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। सेटिस्फाई संतुष्ट करना, रिड्यूस घटाना और पैसिफाई माने शांत करना, ये हमारे जवाब नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। एंटोनिम के क्वेश्चन हैं इल्लिसिट, आपने सुना होगा इल्लिसिट रिलेशन, अवैध रिश्ते, गैर कानूनी रिश्ते। कानून के खिलाफ जो चीज होती है उसको इल्लिसिट कहते हैं। उसका अपोजिट हमको बताना है। अपोजिट हो गया लॉफुल, कानूनी। एक्सप्लिसिट माने विशेष, स्पेशल माने विशेष, लेस माने कम, कोई रिलेशन ही नहीं। अगला शब्द है कॉशियस, जिसका की मतलब होता है जागरूक। कॉशियस मतलब चौकन्ना। पर्यायवाची होगा वॉचफुल, लेकिन सवाल एंटोनिम का है। एंटोनिम सिनोनिम के सवालों में इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। एंटोनिम का क्वेश्चन करते समय हम सिनोनिम कभी कभी गलती से चुनाव कर देते हैं, हमें उसका चुनाव नहीं करना है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन से देखिए। पहला सवाल है द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच, एक ऐसा प्रोसेस जिसके आधार पर प्लांट्स और एनिमल्स ब्रीद करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पायरेशन, श्वसन। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। एक ऐसा डॉक्टर जो स्पेशलाइज्ड होता है उन बीमारियों में जो होती हैं आंखों से रिलेटेड, तो उस डॉक्टर को कहते हैं ऑप्थेमोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ। ऑप्टिमिस्ट तो आशावादी होता है, ये किसी प्रकार का डॉक्टर नहीं होता। ऑप्टिशियन
उस व्यक्ति को कहते हैं जो केवल चश्मे का हिसाब किताब मेंटेन करता है। मतलब आपकी आंखों में निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष है, तो जिस चश्मे की दुकान पर जाकर आप चश्मा बनवाते हैं उस चश्मे वाले को ऑप्टिशियन कहते हैं। आंखों में और 25 प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, उन बीमारियों के लिए ऑप्थेमोलॉजिस्ट एक सही शब्द होता है। ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं उस डॉक्टर को जो हमारे दांतों में तार लगाता है। दांत जब टेढ़े मेढ़े होते हैं तो एक तार लगाकर सीधे किए जाते हैं और उसको ऑर्थोडोंटिस्ट कहा जाता है। ये हुए क्वेश्चन 15। आइए 16वें क्वेश्चन पर स्पेलिंग करेक्शन का सवाल है। विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। आपको सही स्पेलिंग वाले शब्द को बताना है। सर्विलांस शब्द है। मोबाइल जब खो जाए तो थाने में आप दरख्वास्त डालते हैं कि इसे सर्विलांस पर लगा दीजिए। उस सर्विलांस की सही स्पेलिंग होती है ये वाली, C4 कैलकाटा, सर्विलांस। तो सर्विलांस में आपको ये देखना पड़ेगा, सॉरी, सर्विलांस की C4 कैलकाटा नहीं, A4 एप्पल सही स्पेलिंग होगी। SAR नहीं होता, SUR होता है। इसीलिए SURVEIDLLANCE सर्विलांस मतलब मोबाइल आदि को खोजने के लिए उसकी ट्रैकिंग करना। फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस हमारे पास हैं और पहली इडियम है लॉयंस शेयर, जिसका की मतलब होता है सबसे बड़ा टुकड़ा, सबसे बड़ा पार्ट, और वो है अ मेजर शेयर। 17 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर C4 कैलकाटा। उसके बाद 18वां सवाल, इट इज हाई टाइम, ये बड़ा ही सही समय है। यू डैश योर बुक्स। हाई टाइम के बाद हमेशा पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहां लगेगा स्टडीड। उसके बाद आई विश, ये कंडीशनल सेंटेंस है, यहां हर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल किया जाता है। तो 19 का सही ऑप्शन हो गया डी एज इन दिल्ली, वर। कुत्ते भौंकते हैं अजनबी लोगों पर, तो 4 बिफोर 2 गलत है, 8 सही जवाब हो गया। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। 21वां क्वेश्चन, नो न्यूज डैश गुड न्यूज। ऑब्वियसली नो न्यूज इज गुड न्यूज। क्वेश्चन नंबर 22 आपका स्पॉटिंग एरर का सवाल है। ही वॉज इन डाउट, वो शंका में था, वेदर टू सेव हिज वाइफ, की अपनी पत्नी को बचाए फ्रॉम ड्रॉनिंग, डूबने से, या हिज सिस्टर इन लॉ, या पत्नी की बहन को बचाए। तो गलती है 22वें के C4 कैलकाटा पार्ट में, इस पार्ट में गलती है। ये जो फ्रॉम और ड्रॉनिंग लगा हुआ है ये बाद में लगेगा, हिज सिस्टर इन लॉ पहले लगेगा। ही वॉज इन डाउट वेदर टू सेव हिज वाइफ और हिज सिस्टर इन लॉ फ्रॉम ड्रॉनिंग, ये सेंटेंस हमारा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शी राइट्स द लेटर स्लोली वेरी, इसके भी चंडीगढ़ वाले ऑप्शन में गलती है, सी वाला ऑप्शन गलत है। शी राइट्स द लेटर वेरी स्लोली सेंटेंस होगा, ना कि स्लोली वेरी सेंटेंस होगा। उसके बाद इंप्रूवमेंट के सवालों को देखिए। 24वां सवाल, अ लॉयन वॉज किल्ड बाय दे, तो बाय के बाद यहाँ सब्जेक्टिव केस लगेगा और बाय दे नहीं, बाय देम का यूज किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25, ही सॉ एन यो ग्रेजिंग इन द फील्ड, EWE लिखते हैं, EWE पढ़ते हैं, यो मतलब होता है भेड़, यो पढ़ते हैं इसीलिए एन नहीं ए का यूज किया जाएगा और 25 का A4 एप्पल आंसर होगा। ये थे 25 क्वेश्चन। इस एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश के सवाल वैकल्पिक होते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हिंदी का मॉडल पेपर भी मौजूद रहेगा हिंदी के एक्सपर्ट के साथ। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में। जय हिंद। वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है। ठीक वैसे एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क। तो MKC के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस एस्पिरेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड कीजिए MKC लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास। हेलो डियर स्टूडेंट, सबको जय हिंद और MKC में आप सबका स्वागत है।
आज जीडी कांस्टेबल का मॉडल पेपर आपके समक्ष है और वह भी हिंदी व्याकरण का। तो हिंदी से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति आवश्यक है, और इसी पर हम लोग आज विचार करेंगे, देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ मॉडल पेपर देने का प्रयास किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्रज बोली के नाम से जानी जाती है, यानी कौन सी भाषा है जो ब्रज बोली के नाम से जानी जाती है। तो जैसे गुजराती, मराठी, बांग्ला, पंजाबी, इसमें ब्रज बोली नामक भाषा का विकास किया था विद्यापति ने, और मिथिलांचल के थे, और मिथिलांचल और बंगाल बिल्कुल जुड़ा हुआ था। तो इसमें बांग्ला भाषा को ही ब्रज बोली के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट बात कि आपको सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में अक्षर शब्द का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो इस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसे प्रश्नों में आप देखेंगे कि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अक्षर जब हम लिखते हैं तो अक्षर में आप पाएंगे कि इसको लिखते हैं तो हमारा क छिपा हुआ है, यानी क प्लस ये मूर्धा स, यही मिलकर के अक्षर होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि पूछ रहा है कि अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो आपका क के बाद आता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी क के बाद इसे आता है। कि तीसरा, कबूतर में कौन सी संज्ञा है। चूंकि आप भी पढ़े होंगे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाव यानी भाववाचक संज्ञा। इसका मतलब कबूतर एक जाति है, पूरे कबूतर जात को ये निर्धारित करता है। तो ये कबूतर जातिवाचक संज्ञा होगा। व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति विशेष, चाहे वस्तु व स्थान हो, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक यानी चाहे वो समूह में आपको रहें, चाहे वो चाबी का गुच्छा ले लीजिए, सभा ले लीजिए, समिति ले लीजिए, समूहवाचक है। भाववाचक का मतलब कि भाव आता है, जैसे आपका कोई भी बुढ़ापा हो गया, ये आपको भाव को दर्शाता है। अब आप देखिए चौथा प्रश्न में 4 विकल्प हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें आपको बताना है कि इसकी स्पेलिंग, किस शब्द की स्पेलिंग सही है। जैसे अहर्निश, अहर्निश इसमें भी आपका दिया हुआ है ये अरनिश, अरनिश, ये आपका दोनों तो ऐसे ही आपको चला जाता है, कारण कि जो रेफ लगाया जाता है वह आपको जो शब्द आता है उसके बाद वाले पर लगाया जाता है, यानी अहर्निश र न पर लगेगा, और इसमें तालव्य स होता है, न कि आपको मूर्धा स। तो इसलिए इस दृष्टि से आप देखेंगे तो आपका आंसर होगा ये ए, यानी अहर्निश की स्पेलिंग वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, और ये आपका आंसर होगा। अब आप आगे का क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब आपको किस तरह से इसको शुद्ध वाक्य में जो त्रुटियां होती हैं उस त्रुटि को आपको शुद्ध करना है। जैसे वे प्रातः काल आए, वे प्रातः काल के समय आए, मतलब कि प्रातः काल का समय ही होता है। तो समय यहाँ बिना मतलब का है, प्रातः तो आपका शब्द इसमें रहेगा ही, तो इसका कोई मतलब नहीं है। और दूसरी, प्रातः में भी इसमें त्रुटि है। तीसरी बात, दूसरा विकल्प वह प्रातः, तो यहाँ भी आपको त्रुटि है। और वे प्रातः काल के समय, यहाँ फालतू में रिपीटेशन है, तो आपका आंसर यही होगा वे प्रातः काल आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वागतः में कौन सी संधि है। तो अगर संधि आप देखें व्यंजन से, स्वरों का या व्यंजन के, ये आपको मेल से या विकार से ये होता है, तो स्वागतः में इस तरह की कोई बात नहीं दिखाई देती है। दीर्घ में यानी अपने ही, यानी स्वर वर्ण आपको उससे दीर्घ हो जाते हैं, यानी अ और अ मिल करके आ हो जाएंगे, या अ या आ मिल करके आ हो जाएंगे। तो इसमें भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वृद्धि में भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें यण संधि की विशेषता है, यानी यण संधि में, इसमें यण संधि की जब बात आती है तो आपने लोगों ने पढ़ा भी होगा कि यण संधि में यदि ये ई या ई के या उ या उ के या री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, कोई भिन्न स्वर आएगा
तो दोनों मिलकर ई और ई का य हो जाता है, और उ का व हो जाता है, और री का र हो जाता है। तो इसमें आप देखो, इसमें अगर स्वागत का हम संधि विच्छेद करें तो सुधन आगत, और इसका मतलब यह है कि सु का स्व यानी वाह हो जाता है, यानी स्वागत हो जाता है। तो यहाँ आपको इसमें यण संधि दिखाई देती है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा यण संधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7th, एक दंतः में कौन सा समास है? एक दंतः यानी अगर दो शब्द मिलते हैं और दो शब्द में यानी प्रथम हो या अंतिम पद हो और दोनों मिल करके एक तीसरे अर्थ को दर्शाते हैं, तब वहाँ आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे सपोज कर लो कि आपका बनता है कि 10 आनन, तो 10 आनन अगर देखा जाए तो 10 संख्या है, तब तो आपको द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दंत का मतलब होता है सीधे सीधे तीसरा अर्थ निकलता है, और तीसरा अर्थ जैसे अगर एक दंत का मतलब कि एक दांत वाला अर्थात गणेश, तब आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। या दशानन अर्थात 10 है आनन जिसका या जिसको, वह आपका हो जाएगा रावण, तब ऐसे समास आपको बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। तो आपका इसमें आंसर बहुब्रीहि समास होगा। अब हम इसके अलावा आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, यथासाध में कौन सा समास है? यानी जिसमें प्रथम पद प्रधान रहता है और पूरा का पूरा पद समासिक पद अव्यय भाव हो जाता है, तो वही आपका क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अर्थात यथा साध, साध के अनुसार आप करोगे तो यथा आपको अव्यय है, और जिसके कारण ये अव्ययी भाव समास है। अब नेक्स्ट देखिए 9th में, तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? अब इसमें तत्सम और तद्भव शब्द को या चुनना है, तो इसमें विशेष रूप से हमें क्वेश्चन दे रहा है कि तत्सम शब्द का चुनाव करना है। अर्थात जो संस्कृत निष्ठ शब्द है, संस्कृत से हूबहू ज्यों का त्यों ले लिया गया है हिंदी में, वही शब्द आपको कहलाते हैं तत्सम शब्द। तो बहाव यानी यह भी नहीं है, कौवा यह भी नहीं है, काका से बना है नाखून, नख यह भी नहीं है, तो अर्पण आपको ये आपको क्या हो जाएगा? इसमें तत्सम शब्द होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है? कृदंत आप भी जानते हो कि प्रत्यय 2 प्रकार के होता है, यानी कृदंत और तद्धित। तो कृदंत में जब धातु के साथ अर्थात क्रिया के साथ आपका जब जुड़ता है, तब वही आपका यानी शब्द के अंत में जो शब्दांश जुड़ता है वही आपको कृदंत प्रत्यय होता है। अर्थात क्रिया के अंत में जो शब्दांश जुड़ता है वही आपका हो जाता है ये कृदंत प्रत्यय। तो ये हुआ आपको क्रिया, दूसरा बी इसका आंसर सही होगा। 11 देखें, फारसी भाषा का शब्द है, दवा भी फारसी भाषा का शब्द है, दर्जी भी फारसी भाषा का शब्द है, दीवार भी फारसी भाषा का शब्द है। अर्थात इसमें से चौथा आंसर यानी डी आंसर आपका सही होगा कि इसमें सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। 12 देखो, इसमें कह रहा है कि देशज शब्द है। देशज का मतलब जो स्थानीय बोलचाल से ये उत्पन्न भाषा होते हैं, जैसे यानी शब्द होते हैं वह देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे चाट, तो चाट भी है, पटाखा, ठठेरा, ये अलावा इसके और भी आप देखो कि जैसे विशेष रूप से तेंदुआ, खिड़की आदि ये शब्द है, अंटी, ये सब के सब देशज शब्द आते हैं। तो अर्थात इसमें सभी के सभी देशज शब्द हैं, तो इसमें भी डी आंसर होगा। अब देखो इसमें पूछ रहा है 13 में कि तांडव का विलोम शब्द क्या है? तांडव का विलोम जैसे हास्य, रास, उल्लास, लास, ये जो दिया हुआ है, तो तांडव का विलोम शब्द होता है लास, यानी आपको यहाँ लास किया जाएगा, न कि आपको ये हास्य या रास या उल्लास किया जाएगा। इसका एग्जैक्ट विलोम शब्द होता है लास। अब देखो वैश्वानर का पर्यायवाची शब्द, 14 नंबर का क्वेश्चन। वैश्वानर का पर्यायवाची शब्द है जैसे सोम,
सोम तो एक प्रकार का वनस्पति था। यक्षी आँख, आपको अक्षी कहते हैं। आलय यानी जहाँ आपको सदन कह सकते हैं। और हुतासन, वैश्वानर का मतलब होता है कि विश्व को जलाने वाली अग्नि, तो हुतासन ही इसका पर्यायवाची शब्द होता है, यानी आपको अग्नि का पर्यायवाची शब्द हुतासन है। अब 15 देखें, भले बुरे की पहचान करने वाला। ये ज्ञानी, विद्वान, विवेकी, पंडित, इनमें से कौन सा है? यानी अनेक शब्दों का एक शब्द आपको बनाना होता है और उनमें से आपको देखना है कि भले बुरे की पहचान करने वाला कौन होगा। ज्ञानी होगा कि विद्वान होगा, विवेकी होगा कि पंडित होगा। देखो, सब ज्ञानी पंडित एक ही बात है, विद्वान एक ही बात है। और विद्वता तो कोई भी हासिल कर सकता है पढ़ लिख करके, लेकिन जो अच्छे और बुरे में अंतर करता है उसी को विवेकी कहते हैं। यानी भले बुरे की पहचान करने वाला ही आपका विवेकी कहलाता है। तो इसमें आपका आंसर होगा सी, यानी विवेकी। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है कि शराब बनाने वाला क्या कहलाता है। इसमें भी अनेक शब्दों का एक शब्द होता है, जैसे मद्यप का मतलब होता है मधु का, यानी ये शराब का लोभी। उन्मत्त यानी किसी काम को करने का तत्पर। दुर्निवार, जिसका निवार न किया जा सके, लेकिन कलवार जो होता है वही आपको शराब बनाने वाला होता है। तो आपका आंसर इसमें होगा सी। अब 17 कहता है कि हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। ये लोकोक्ति है कि हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। अब आप किसको एक चूज करना है कि इसका वास्तव में अर्थ क्या होता है। शादी का गीत गाना नहीं, ये जश्न मनाना ये भी नहीं, असंगत बातें करना, निचले स्तर का कार्य करना, नो। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, यानी हंसुआ अलग है, खुरपी अलग है। इसका मतलब कि असंगत बात करना ही आपका क्या होगा, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा। सी, इसमें भी विकल्प आपका सही है। अब ये 18 नंबर का क्वेश्चन आप देखो कि इसमें अरहर की टट्टी गुजराती ताला, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। अरहर की टट्टी है, यानी जो टट्टी लगाई गई है वह अरहर की है, और गुजराती ताला मतलब कि उसका वैल्यू कुछ नहीं है, कीमत कुछ नहीं है, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए आपको गुजराती महंगा यानी ताला मंगाया जाता है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आपको व्यर्थ धन व्यय करना। यहाँ पर धन व्यय करने का कोई मतलब नहीं है, कारण कि उस वस्तु की कोई कीमत नहीं है। इसलिए अगर उसमें गुजराती ताला लगाया जाता है, यानी एक तरह से महंगा ताला लगाया जाता है, तो उसका क्या अर्थ है। तो आपका सिंपल अर्थ होगा ये व्यर्थ धन व्यय करना। 19 का देखिए, घीघी बंधना मुहावरे का अर्थ है भय के कारण आवाज़ न निकालना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, खेत रहना, आबनूस की कुंदा। देखो, घींगी बदना का मतलब तभी होता है जब सामने कोई, अब अचानक जा रहा हो, सामने से कोई शेर आ जाता है, उसकी एक्सपेक्टेशन उसका नहीं था, उसकी आशा नहीं थी कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, तो वह भय से भयभीत होकर के, जैसे कहा जाए कि उसकी घींगी बंध गई, यानी अब उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही है। इसका मतलब भय के कारण आवाज़ न निकलना ही इस मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 20, किस रस को रसराज कहा जाता है। ये ओबियस है कि जो 9 रस है, 9 रसों में ये सबसे महत्वपूर्ण रस माना जाता है श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस को ही रसराज के नाम से भी जाना जाता है। यानी रसों का राजा जो है वह श्रृंगार रस ही है। चाहे वह रस में, श्रृंगार रस में, चाहे वो संयोग श्रृंगार की बात करें और चाहे वह वियोग श्रृंगार की बात करें, दोनों ये रस आपको श्रृंगार रस के बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आपका आंसर श्रृंगार रस होगा। 13 और 11 मात्राओं पर यति एवं 4 चरण युक्त ये छंद हैं, अर्थात इस तरह के बिल्कुल ये आपको रटने वाली भी बात होती है कि अगर आप दोहा को ठीक ढंग से जानते होंगे तो उसमें यति और 4 चरण की बात होती है। तो सिंपल दोहा ये आपको यही छंद है, यानी दोहा छंद में ये आपको 13 और 11 पर
आपको यति होती है और 4 चरण में होता है। जैसे ये आप कोई भी ले लो कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुरु सधार बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल 4, यानी 4 चरण भी है और 11 और ये 13 और 11 पर उसमें आप यति भी देखेंगे, वहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये महत्वपूर्ण है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अब देखो 3 बेर खाती है, यहाँ इसका अर्थ दोनों का अलग अलग समझने की जरूरत है कि 3 बेर खाती थी। 3 बेर खाती थी का मतलब 3 बार खाती थी, और वह कहता है कि वे 3 बेर खाती है। इसका मतलब कि अब यहाँ इस बेर का अर्थ बदल गया, यानी इस बेर में बार आता है और इस बेर में बेर होता है, जो फल होता है, यानी वह 3 बेर खाती है। इसका मतलब यह हुआ कि बेर का 2 अर्थ आपको दिखाई देता है कि बेर ही शब्द है, बट एक बार अर्थ आपका ये होता है बार और दूसरी बार बेर। तो इसका मतलब कि यह यमक अलंकार है कि कनक कनक ते 100 गुना वाला भी इसमें ये बातें इसमें दिखाई देती है, अर्थात इसमें यमक अलंकार है। अब इसमें 23 का देखो, चरण कमल बंदो हरिनाई। हरिनाई में कौन सा अलंकार है? देखो चरण कमल, यानी एक तरह से इनका कमल, चरण ही कमल के समान, यानी कमल है, चरण ही इनका कमल है। ऐसे में जब विशेष रूप से हाइफन भी बीच में रहता है तो इसमें बिल्कुल आप देखेंगे कि दोनों का बिल्कुल एक बार जो दूरी होती है बिल्कुल समाप्त हो जाती है, यानी चरण ही क्या है? कमल के कमल है। इसका मतलब कि इसमें रूपक अलंकार आपका छिपा हुआ है। श्लेष में आप जानते हो कि इसमें अर्थ छिपा रहता है, और उपमा में किसी से दूसरे से आपको ये बढ़ करके आपको दिखाने की या उसके जैसा करने की दिखाई देती है। और वक्रोक्ति का मतलब कि आपको इसमें विशेष रूप से उक्ति जो होती है वह वक्र हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, इस तरह की बातें होती है। बट चरण कमल बंदो हरिराई में, यानी हम भगवान राम के चरण, यानी जो कमल ही है, कमल ही उनका चरण है, उनके हम क्या कर रहे हैं? बार बार वंदना करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, कूटज के लेखक कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है हिंदी साहित्य में, और इसके रचनाकार कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके राइटर हैं, और उनकी प्रमुख पुस्तक थी जो कबीर, वह भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। यानी कूटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जो एक बहुत बड़े आलोचक माने जाते हैं। 25 में क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। निज भाषा के उन्नति बिना मिटे न ही के सूल। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस आपको इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, और वह भारतीय यानी हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा के उत्थान के लिए ये तत्पर रहे, और साथ ही साथ उन्हीं के समय से भारत में हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की शुरुआत होती है। आधुनिक हिंदी साहित्य के आपको प्रणेता के रूप में इनको जाना जाता है। तो इस तरह से इसके राइटर भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696333333 पर, और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम एट द मेजर कल्सी क्लासेस। डियर कैडेट्स, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है मेजर कल्सी परिवार में। मैं अभिषेक द्विवेदी जिस फैकल्टी के तौर पे आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अगर बात करी जाए तो आप देख रहे होंगे कंटिन्यूअसली बैक टू बैक ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ मेजर कल्सी परिवार आप सबके लिए कंटिन्यूअसली मॉडल पेपर्स लेकर के आ रहा है। चाहे अभी अगर हम बात करें सीपीएफ के पेपर की बात करें, चाहे अगर बात करा जाए तो एयरफोर्स नेवी की बात करें, नेवी एसएसआर की बात करें,
फिर अपकमिंग अगर बात करी जाए एफकेट के पेपर की बात करें तो कंटिन्यूअसली बैक टू बैक सीडीएस के पेपर की बात करें तो आपको मॉडल पेपर्स मिलते जा रहे हैं। उसी सीरीज में अपना ये कारवा बढ़ रहा, उसी सीरीज में एक नए क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आया हूं मैं अभिषेक द्विवेदी आप सबके लिए। एसएससी की अगर बात करी जाए, एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के आया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस है, पूरे सेशन में बने रहिएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा जो लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं, डिफेंस फील्ड्स के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। वी हैव टू वेयर द फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस, और आप जानते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मैं लेकर के आया हूं वो बहुत ही जबरदस्त और शानदार हैं। होपफुली आप इंजॉय करेंगे इस सेशन को और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। अगर हम बात करते हैं तो हु गेव द प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपको बता दूं चार्ल्स मैसन, और कब दिया था इन्होंने 1826 एडी की बात करूंगा। आपको बता दूं आईवीसी, व्हाई वी कॉल्ड आईवीसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज द नंबर ऑफ टाइम्स वी टॉकिंग अबाउट, तो क्वेश्चंस यहां से आते हैं। आईवीसी को ही ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, कांस्युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आईवीसी को ही अगर मैं बात करता हूं तो नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता है, अर्बन सिविलाइजेशन के रूप में। और बात करी जाए अर्बन सिविलाइजेशन वर्ड का जो यूज किया था वो सबसे पहले विजी चाइल्ड साहब ने किया था। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हुआ करती थी। आईवीसी हैविंग अ ट्विंस कैपिटल एज अ हड़प्पा एंड अ मोहनजोदड़ो, तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। सबसे पहले की अगर मैं बात करता हूं तो चार्ल्स मैसन साहब ने इस सभ्यता के बारे में कुछ बताया था इनिशियल। उसके बाद अगर बात करी जाए तो विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन ने, जब रेलवे लाइन का काम चल रहा था ना लाहौर से कराची के बीच में, तो उनको कुछ ईंटें मिली थी आईवीसी की, तो उन्होंने इसके बारे में बताया। उसके बाद अगर बात करी जाए तो सर जॉन कनिंघम, फिर सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, नंबर ऑफ पर्सन्स प्लेड ए इंपॉर्टेंट रोल, फाउंड द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द आईवीसी। अभी आपको रिसेंट में बता दूं करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन एसोसिएटेड हो चुका है। जो धौलावीरा गुजरात में आईवीसी की साइट है इंडस वैली की, उसको 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विरासत की सूची में भारत की तरफ से शामिल किया गया। यूनेस्को ने शामिल किया है इसे। क्लियर हो गई बातें। और रामप्पा टेम्पल को भी तेलंगाना में जो है उसको भी शामिल किया गया ना। अगर वी हैव टू मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पे आपको पता चल गया। एंड वी टॉकिंग अबाउट द सेकंड नंबर क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। बाइलिंगुअल आपके लिए लेकर के आया हूं, जिससे कि आपको कहीं भी दिक्कत न हो। पूरे पैन इंडिया में आप घूम करके देख लें, जो सोल्यूशंस, जो एग्जैक्ट क्लेरिफिकेशंस आपको यहां पे मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिलेगा। तो विच इज द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड सिचुएटेड इन द विच स्टेट, तो हम कह सकते हैं आलमगीरपुर, हम कह सकते हैं आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। अब देखिए व्हाट वाज द एक्सपेंशन ऑफ द आईवीसी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर बात करी जाए तो ईस्टर्न क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में मेरठ में आलमगीरपुर क्षेत्र जो क्षेत्र था आलमगीरपुर, उसकी बात करी जाए हिंडन नदी के किनारे तो वो ईस्टर्न में था। वेस्टर्न की बात करेगा तो सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे, नॉर्दर्न में बात करेगा तो मांडा चेनाब नदी के किनारे जम्मू एंड कश्मीर, और साउथ की बात करेगा तो दैमाबाद महाराष्ट्र। और कौन सी नदी के किनारे अगर बात करी जाए तो रिवर प्रवरा नदी के किनारे। अब अगर बात करता हूं तो आपको पता चल गया टोटल एक्सपेंशन कितना था आईवीसी का, 12,96,600 स्क्वायर किलोमीटर। और ये कह सकता हूं कि 13 इजिप्ट और मेसोपोटामिया की अगर सभ्यताओं का 13 गुना थी आईवीसी, तो आप कह सकते हैं आसान सी की भाषा में बहुत बड़ी सभ्यता ये हुआ करती थी। चल आगे अगर हम मूव ऑन करते हैं तो आगे की अगर बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो सत्यमेव जयते की बात करता हूं। हैज बीन टेकन फ्रॉम मुंडकोपनिषद, ईशोपनिषद, छंदोपनिषद, बृहदारण्योपनिषद। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। कहां से बेटा? मुंडकोपनिषद से। और आपके बृहदारण्योपनिषद से क्या लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। टोटल नंबर ऑफ उपनिषदास की संख्या कितनी है? 108। और उपनिषद का मतलब क्या होता है? ज्ञान के लिए गुरु के समीप बैठना। ओके, क्लियर टू एवरीवन? यहां तक बातें क्लियर हो गई हमारी, ठीक है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। चल अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, what is the meaning of Buddha? A knowledgeable person. This will be the right. Okay.
अगर हम बात करते हैं तो बुद्धा, गौतम बुद्ध की अगर बात हो रही है तो गौतम बुद्ध की अगर मैं बात करता हूं तो आप सबको पता होगा कि इनका जो जन्म हुआ था 563 बीसी में हुआ था और कहाँ हुआ था, नेपाल में, लुम्बिनी कपिलवस्तु में 563 बीसी में। और इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी 483 बीसी में हुई थी, ये बात भी पता होगी। दूसरी चीज आपको पता होगा कि इन्हें गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ द एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, लाइट ऑफ द एशिया कहा जाता है, लाइट ऑफ द एशिया के नाम से जाना जाता है। और बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, ये भी आपको पता होगा, हीनयान और महायान। हीनयान में मूर्ति पूजा लोग नहीं करते थे, महायान में मूर्ति पूजा करते थे। क्लियर टू एवरीवन? नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Which rock edict of Ashoka there is a mention about the Kalinga war? Here we can say that the rock edict 13वें में कलिंग विजय के बारे में बताया गया है। When happened? 261 BC. Clear to everyone? Now we are moving to the next question, question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करी जाए, वेयर इज द दिलवाड़ा टेम्पल? राजस्थान में। कहाँ है बेटा? राजस्थान में, माउंट आबू, राजस्थान। क्लियर टू एवरीवन? 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। द फाउंडर ऑफ मुबायान, मुबायान पोइट्री स्टाइल, बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी तुसुक ए बाबरी विच लैंग्वेज? इनिशियल जो उसकी भाषा थी तुर्किश, तुर्किश में जो है इसने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है उसको लिखा। चल अगले क्वेश्चन की, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज स्टेट इन इंडिया? इनिशियल दे एस्टेब्लिश देयर कैपिटल एट कास्चीन, रिलेटर ऑन इन द ईयर ऑफ 1530 इन्होंने कहाँ शिफ्ट कर दी बेटा? ये गोवा में शिफ्ट कर दी। क्लियर हो गई बातें? तो अगर यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा है वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज स्टेट इन इंडिया, तो पहले कोचीन में थी और बाद में कहाँ हो गई बेटा? गोवा में हो गई। और किसने गोवा शिफ्ट करी थी ये कैपिटल? नीनो डी कुन्हा ने। वैसे गोवा को जीता किसने था? अल्बुकर्क ने। बीजापुर के अगर बात करा जाए तो बीजापुर के जो सुल्तान तो यूसुफ आदिल शाह से जीता था। चल आगे मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करी जाए, हु हैड लेड द म्यूटिनी लखनऊ? अगर बात करा जाए तो बेगम हजरत महल विल बी एब्सोल्युटली ट्रू ना। क्लियर टू एवरीवन? चल आगे बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, Governor General of India got the power to reject the decision of his own council of member under which of the following act? A Charter Act। अगर बात करी जाए तो 1786 के अंतर्गत। चल अब आगे फर्दर बात की जाती है क्वेश्चन नंबर 11 की। तो आपको पता होगा where was the Arya Samaj founded? Arya Samaj was founded in the Bombay in the which year? 1875 AD. Who was the founded the Arya Samaj? Swami Dayananda Saraswati. The a book written by the Satyarth Prakash, written by the if we talking about the Swami Dayananda Saraswati. Now चल मूव ऑन करते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। 12वें क्वेश्चन की ओर अगर मूव ऑन करें, हु वाज द प्रमोटर ऑफ रैतवाड़ी कस्टम इन इंडिया? सर थॉमस रो। क्लियर टू एवरीवन? सर थॉमस रो। ठीक है, चल 13 क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इफ द मुस्लिम लीग had taken part in the election for a constituent assembly, yes, they had taken part in the constituent assembly. Clear to everyone? चल मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाएगी। अगर क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करता हूं, which native state had no representation in the constituent assembly? If we talking about the Jammu and Kashmir, Junagadh, Hyderabad, we can say that the Hyderabad. Now next if we talking about the provision related to the citizenship, if we talking about mention under the which article? citizenship जो बताया गया है संविधान के भाग 2 में बताया गया है, 5 से 11 तक के जो अनुच्छेद है वो नागरिकता के बारे में बताते हैं, 5 से 11। चल 16वें के बारे में बात करते हैं। 16वें के बारे में अगर बात करें, अंडर द विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड? आर्टिकल 44। क्लियर टू एवरीवन? चल अब आगे बात करता हूं। तो अगर आगे बात करी जाए तो यहां पे आप देख लें, हु हैड बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर डेथ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू? अगर हम बात करते हैं तो गुलजारी लाल नंदा। चल आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। आगे क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं तो द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ब्रॉट इन टू द ईयर ऑफ 1963। और कौन लेकर के आया था? जेबी कृपलानी साहब लेकर के आए थे। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो ये कह रहा है भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार का प्रयोग कब मिला? 1925 में। दैट्स विल बी द ट्रू। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन की ओर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ग्रीनविच इज लोकेटेड इन दिस कंट्री? यूके। जीएमटी
ठीक है, क्लियर हो गई बातें। आपके देश का जो GMT है अगर बात करा जाए ग्रीनविच टाइम, तो ये 82.5 पूर्वी देशांतर है, ठीक है, क्लियर हो गई बातें। चल आगे बात करते हैं 21 क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द मोह स्केल, अगर बात करी जाए तो स्ट्रेंथ ऑफ रॉक को मापा जाता है, मोह स्केल चट्टानों की कठोरता को नापा जाता है। अगले क्वेश्चन की व्हाट इज द नाबार्ड, आप सब जानते हैं नाबार्ड जो है एग्रीकल्चर बैंक है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक, दिस इज द ट्रूली, ठीक है। अब आगे की ओर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो, द बर्ड बुल एंड बियर रिलेटेड टू द शेयर मार्केट, क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द SBI, दिनेश कुमार खारा, क्लियर टू एवरीवन। अब आगे मूव ऑन करते हैं तो 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, हु इज द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री जो जल शक्ति मंत्रालय हो किसके पास है, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। तो ओवरऑल अगर बात करी जाए तो 25 क्वेश्चंस कैसे लगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, लेवल धीरे धीरे मैं इसका बढ़ाता जाऊंगा, टफेस्ट करता जाऊंगा, ठीक है। और कैसा लगा ये सैंपल पेपर, मॉडल पेपर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।